Assalamu alaikum. Today we are going to start ICAP past papers series. In this series, today we are going to start our CFAP 01 attempt June 2022. इसके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग नीचे को जाएंगे। जितने भी अटैम्प्ट्स हैं मैक्सिमम हम चाहेंगे इसको कवर करें। पहले हम लोग इस तरह कर रहे थे कि जब वो हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर ख़त्म करते थे उसके बाद जो है हम उसके पास पेपर करते थे, तो वो भी एक अच्छा तरीका था। लेकिन अभी मैंने ऐसे ही सोचा कि पूरी पूरी अटैम्प्ट जो है वो रिकॉर्ड की जाए और इसको जो है वो ऑनलाइन किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो रिवीन कर रहे हैं या जो ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए ईजी हो कि पूरे पेपर के सोल्यूशन जो है वो एक दो लेक्चर्स के अंदर कवर्ड हो जाएं। ठीक है जी, आज की अटैम्प्ट शुरू करते हैं। तो इसको बंद करते हैं, स्टॉप शेयरिंग। चलें जी, तो ये अटैम्प्ट है जनाब आपकी जून 2000 अटैम्प्ट हमारी है 6 जून 2022 का पेपर है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर और आपने इसको ब्लैक पेन से जो है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट ए है। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू बी टेकन to the statement of profit and loss account for the year ended December 2022 and the carrying value of each individual assets of CGU after impairment। वो कहते हैं जनाब आप ये बता दें कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है, अभी इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये हमारा डिस्कस करते हैं हम IAS स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ये इम्पेयरमेंट लॉस आता है। तो IAS स्टैटिस्टिक्स को ये जो है वो हमें टेस्ट करना चाह रहा है। उसमें बोलता है कि ये पेमेंट लॉस जो है, आप ये बता दें कि इसमें पेमेंट लॉस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 भी जो है कितना आप जो है प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे। ठीक हो गया जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही सारा पेमेंट जाएगा या कुछ पेमेंट जो है वो OCA में भी जाएगा। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवोल्यूशंस जो है जो रिवोल्यूशन रिजर्व जो है OCA में होते हैं, तो उनके उनसे रेलिवेंट जो हमारा पेमेंट होता है वो भी OCA को टच करता है। ठीक है जी, तो रेलिवेंट पोर्शन जो है वो P&L में और OCA में दोनों में जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि आप कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स बता दें ऑफ द CGU जो है वो क्या होगा। ये CGU क्या होता है? वो बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। CGU का बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। ये क्या होता है? ज़रा सा एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूँ, आपको पता तो होगा। कैश जनरेटिंग ऐसे होते हैं कि मिनिमम सेट ऑफ एसेट्स जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह लेते हैं कि आप एक एरोप्लेन ले लें और आप कहें जी एरोप्लेन मैंने ले लिया, अब मैं इसमें जो है वो मुसाफिर कैरी करूँगा लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। तो वो आपको जो एविएशन अथॉरिटी है वो करने नहीं देगी। वो कहेगी सर आप सिर्फ हवाई जहाज़ लेके मुसाफिर कैरी नहीं कर सकते, आपको ये रूट का लाइसेंस भी लाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक लाइसेंस नहीं आएगा आप एरोप्लेन में मुसाफिर कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मिनिमम सेट ऑफ एसेट्स हैं वो आपका लाइसेंस है जो इंटेंजिबल एसेट्स है, और आपका एरोप्लेन है जो आपका टेंजिबल एसेट्स है। ये दोनों मिलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब मैं खाली मैं लाइसेंस ले लेता हूँ, मैं कहते जो लाइसेंस ले लेते हैं एरोप्लेन नहीं लेते, तो विदाउट एरोप्लेन मैं कैसे पैसेंजर कैरी करूँगा। तो इसको कहते हैं CGU के मिनिमम सेट ऑफ एसेट्स जिससे जो है आप जो है वो कैश जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है कि आप तो एक इम्पेयरमेंट लॉस बताएं हमें कितना P&L को जाएगा। तो हम पहले इसका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना है, और उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितना पोर्शन जो है वो OCI को जाएगा, कितना पोर्शन जो है वो P&L को जाएगा। वो P&L वाला पोर्शन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। उसके बाद वो कहता है कि जो आपको ये CGU बना के दिया हुआ इसने एक, वो CGU में जो है बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, लाइसेंस है, गुडविल है, इन्वेंट्री है। तो इसमें इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू क्या बनेगी?
after the distribution of impairment loss between the individual assets. तो सीजीयू की जो अगर बात हमने की थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा आपको बताएं कि इम्पेयरमेंट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टैंडर्ड क्या कहता है, IS 36 क्या कहता है? IS 36 ये कहता है कि सर देखें, अगर आपको जो सीजीयू है उसमें आप इंडिविजुअल एसेट्स की जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, वो आप कैलकुलेट कर लें और उसको आप कंपेयर करें अपनी कैरिंग अमाउंट से। जो जो डिफरेंस होगा वो आपका इम्पेयरमेंट होगा इंडिविजुअल एसेट्स का। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करेंगे, जब हम इसका टोटल पेमेंट निकालेंगे, पहले उसको हम टोटल पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीजीयू में। लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूला क्या लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे हम कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू इन यूज इज हायर। तो उसको कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे हायर वैल्यू से, और जो डिफरेंस होगा वही उसका मैक्सिमम इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखनी है कि इसकी जितना भी एग्जांपल अभी देखें, यहाँ पे इसकी जो है वो 140 है। अब यहाँ पे 140 इसकी जो है वो हायर है दोनों में। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो चीज़ हायर होगी उसको कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो 4 मिलियन है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पेमेंट जो हम चार्ज कर सकते हैं इस बिल्डिंग को वो 4 मिलियन चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रिकवरेबल वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो उसकी 140 है। तो 140 से नीचे वो इम्पेयर नहीं हो सकता। इसकी पेमेंट की लिमिट जो है वो 4 मिलियन है। ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मूला रखना है इम्पेयरमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कि इसकी जो है वो मैक्सिमम पेमेंट जो है वो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू इन यूज विच इज हायर, वहीं तक इम्पेयरमेंट होगा, उससे नीचे उसकी पेमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ओवरऑल पेमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ QL for the year ended 31st December 2021, it was noted that there was a significant decline in the budget net cash flow of one QL cash flow generating unit. Value in use and fair value of disposal of CGU on 31st December is estimated to। अब इसने क्या किया, इसने आपको दो चीजें दी। इसने कहा इसकी वैल्यू इन यूज ये है और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये है। तो फार्मूला क्या है, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हम उसको उसकी कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हायर वैल्यू है वो ये आपकी 568 है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कैरिंग अमाउंट जो है इसकी, कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ओके, उसको हम देखते हैं। तो वो हमारे पास है 568 और कैरिंग वैल्यू कितनी है, तो कैरिंग वैल्यू आपको ये दी हुई है, इसका आप सम कर लें। इसका आप सम कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा सम 702। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरिंग वैल्यू थी वो 702 थी तमाम सीजीयू की, और उसमें से हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 134। अब ये जो 134 है ये आपका इम्पेयरमेंट है, इसको हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। ये पीएनएल को चार्ज होना है। लेकिन हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपका कोई सीजीयू में ऐसा कोई आइटम है जिसका जो इफेक्ट है वो ओसीए को जा रहा है, तो इसको आप दो पोर्शन में कर दें। इसको आप क्या करें, इसको आप पीएनएल में चार्ज करें और इसको ओसीए में चार्ज करें। अब ओसीआई का जो आइटम है वो सिर्फ एक ही है, जो रिवॉल्यूशन रिजर्व हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये ओसीए में जा रहा है। बाकी सारे आपके कॉस्ट मॉडल में चल रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका कहाँ जाएगा, ओसीए में जाएगा। तो हमने कहा कि मैक्सिमम जो है इसके अंदर डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो इसका मतलब क्या हो, जो 4 मिलियन जो है वो आपका जाएगा ओसीआई में, और बाकी जो बैलेंस रह गया आपका 130 मिलियन, तो ये 130 मिलियन जो है आपका पीएनएल में जाएगा। तो ये आपका पहली रिक्वायरमेंट जो थी कि पीएनएल में कितना चार्ज होना है आपने, वो हमने कैलकुलेट कर लिया आपसे। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि आपका जो टोटल लॉस था ये 134 था, इसको आप इंडिविजुअल जो है वो एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बताएं कि किस तरह होगा। ठीक है जी। तो अब हमें इसको इंडिविजुअली जो है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक रफ रजिस्टर खोल लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट, एक मिनट, कुछ मसला है।
एक मिनट मैं रजिस्टर खोल लूँ ताकि मैं वर्किंग कर सकूँ उसमें। चलें जी। अच्छा, हाँ, अब हम इसका इंडिविजुअल जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। मैं ज़रा रजिस्टर खोल रहा था तो थोड़ा सा मुझे इतना ग्रिप नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमने कहा जो एसेट्स हमारे पास हैं उसके हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या है हमारे पास। तो हमने कहा कि जनाब हमारे पास जो बिल्ड हमारे पास एसेट्स हैं, वो एसेट्स हम यहाँ लिखते हैं सारे। एसेट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है जी। बिल्डिंग हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कर देते हैं उसको। और उसके बाद हमारे लाइसेंस है, हमारे पास गुडविल है, और फाइनली हमारे पास क्या है? हमारे पास इन्वेंट्री है। ये हमारे पास एसेट्स है। इसकी कैरिंग वैल्यू जो है हमें बुक्स के अंदर दी हुई है। कैरिंग अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमारे पास है 144, इसकी 96 है, इसकी 230 है, इसकी 70 है, इसकी 66 है, और इसकी में 96 है, और टोटल है 702। ठीक है जी। अब पहली चीज जो वो कहता है इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट आपके पास कितनी है? इम्पेयरमेंट हमारे पास है 134, राइट। तो पहला फार्मूला क्या है इसमें? पहला फार्मूला ये है कि जो गुडविल है आपकी, उसको तो आपने 100% जो है वो पहले सबसे पहले इम्पेयर करना है। तो सबसे पहले आप इम्पेयरमेंट क्या होगा आपका? सबसे पहले इम्पेयरमेंट में क्या करेंगे आप गुडविल को माइनस कर देंगे यहाँ से। तो गुडविल आपकी 66 माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी आपकी जो है वो इम्पेयरमेंट यहाँ से बचेगी। तो ये 66 जो है मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा इम्पेयरमेंट से। तो बाकी कैरिंग वैल्यू आपकी कितनी रहेगी? बाकी हमारी कैरिंग वैल्यू 144 वगैरह रहेगी। लेकिन इम्पेयरमेंट कितनी रहेगी? बाकी इम्पेयरमेंट हमारी आ गई, हमने कहा 134 इम्पेयरमेंट थी, माइनस 66 इसमें से हमने निकाल दिया। तो बाकी जो है हमारी रह गई 68। अब हमें क्या करना है? 68 को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बाकी एसेट्स पे करना है। और उसमें भी हमारे पास लिमिट्स हैं। लिमिट्स क्या है हमारे पास? कि हम जो इसको 68 को अब करेंगे, अभी 68 जो मैं करूंगा इसमें सोचेगा लिमिट्स क्या हैं कि आप मैक्सिमम इसमें कितनी कर सकते हैं? अब इसमें मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहले अब क्या करते हैं? पहले हम ये देखते हैं कि ये 68 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें इन मिसालों में, ठीक है जी। तो पहले 68 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर देखते हैं मैक्सिमम कितनी हम निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? उसका फार्मूला हमारे पास ये है। हमने कहा जनाब देखें इसके कितनी है, ये 44 है, 144 है, और टोटल कितना है 702। तो हम कहेंगे 144 फॉर बिल्डिंग इंटू इंटू 68। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 68 को, पेमेंट जो है बाकी बच गई 68 डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइडेड बाय 702 माइनस 66, राइट। तो हमने क्या करना है? हमने कहा कि जो टोटल वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है 702 है, उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं उन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 68 को। तो हमने 702 माइनस 66 किया, जो गुडविल हमें नहीं चाहिए, बाकी एसेट्स के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका ये 36 है, वो कहता है कि जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्कोप है। इन्वेंट्री को इसने आउट ऑफ स्कोप किया हुआ है, तो इन्वेंट्री पे भी जो है ये पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी जो है यहाँ से हम माइनस कर देंगे 96 माइनस 96। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 540। तो अब क्या करेंगे? 5040 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके एसेट्स पे, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और ये सारे एसेट्स पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी इम्पेयरमेंट 68। फार्मूला क्या लगेगा? 144 इंटू 68 डिवाइड बाई 450। इक्विपमेंट में लगेगा 96 इंटू 68 डिवाइडेड बाई, जब इक्विपमेंट कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 96 ज़रब 1 ज़रब 68 डिवाइडेड बाई 540, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 18.1
12.1, 29.0 एंड 8.8। तो आपका 68 जो है वो पूरा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने कहा कि हमारा IAS 36 क्या कहता है कि आपकी जो पेमेंट होगी वो मैक्सिमम कहाँ तक होगी, आपकी हायर ऑफ फेवर लेस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, इसमें से जो हायर होगा वहीं तक आप करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू इन यूज है वो अगर आप देखें तो वो कितनी है, वो 140 है। तो 140 जब आपने कहा, अगर क्वेश्चन में मैं जाऊं दोबारा वापस, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है इसकी हमने मैक्सिमम जो है 4 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप देखें 203 में, इसको आप देखें अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम है वो 207 है। तो 207 और इसका जो डिफरेंस है वो 23 है, तो इसको मैक्सिमम 23 तक ही मिल जा सकते हैं। तो हमने देखा कि बिल्डिंग और मशीनिंग में प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग को मैक्सिमम जो है हम 4 तक ले जा सकते हैं, और इसको 4 तक ले जा सकते हैं, और इसको हम मैक्सिमम 23 तक ले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है जी। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इसका, इससे ज्यादा इसमें चार्ज नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ पे रोकेंगे, और जो बैलेंस होगा वो हम दोनों पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब हमने कहा कि इसका जो मैक्सिमम है वो 4 है, और इसका इतना है, और इसमें कितना, ये पूरा उठा लेगा, और ये भी 8.8 उठा लेगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 47.9 आपकी पेमेंट आ गई। तो ये आपकी पेमेंट आ गई जो हमने लिमिट के साथ जो है वो निकाल ली। अब हमारी चाहिए कितनी थी हमें, अब 68 माइनस 78, बाकी कितना रह गया, बाकी 20.1 रह गया। अगर इसमें से माइनस करें तो बाकी 20.1 आ गया, और 20.1 किस में आएगा, वो आपके इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें आप हमारे पास जो है वो स्कोप है, इसकी हम रेशियो बनाएंगे, और इसको रेशियो को बैठ के इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी रेशियो आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे जे कि इसका 96 था, 96 था, इसमें से हमने 12.1 माइनस कर दिया, राइट। बाकी कितना रह गया इसका, जो बाकी फिगर बच गई इसकी, उसमें से हम उसको जो है वो, और इसकी जो बाकी फिगर, इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है जी। और इसको क्या करेंगे, इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 83.9, और इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 70 माइनस 8.8, तो ये आपकी आ गई 61.2। तो इस रेशो पे जो है हम इस 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 11.6, और ये आपका आ जाएगा 8.5, आपका 20 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये आपकी टोटल वैल्यू क्या थी, कैरिंग वैल्यू में से आप माइनस करेंगे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, और आपकी कैरिंग वैल्यू जो है वो, न्यू कैरिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी 140, इसकी आ जाएगी 72.3, इसकी आ जाएगी 207.0, इसकी आएगी 52.7, और इन्वेंट्री आपकी 96.0, और टोटल आपका आ जाएगा 568। तो ये आपका इंडिविजुअल जो है वो इम्पेयरमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और आपने जो उसकी फाइनल वैल्यू थी, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था, ये आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान में हमने रखी, वो पहली बात तो हमने क्या की, हमने कहा कि जो गुडविल होगी हमारी, वो 100% जो है वो इम्पेयरमेंट को लेस कर देगी। तो हमने कहा इम्पेयरमेंट जो थी 134 थी, उसमें से 66 जो हमने गुडविल निकाल दी, बाकी 68 बच गया। अब वो 68 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने रेस्ट ऑफ द एसेट्स पे, लेकिन उसमें इन्वेंट्री पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इन्वेंट्री पे डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं किया कि इन्वेंट्री जो है वो IAS 36 कहता है आउट ऑफ स्कोप है, इस पर जो आपने इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करनी। इसको हम जो है वो IAS 22 में जाके इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे आपने डेप्रिशिएट करना है। वो जो फार्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, उस पे जाके इसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट आती है इसमें। अब हमने कहा बाकी चीज बच गए हैं, उस पे हमें 68 को डिवाइड कर दिया हमने कहा इस रेशो से डिवाइड करना है। लेकिन हमें यहाँ पे IAS 36 हमें क्या कहता है, वो कहता है जी आप मशीन, आप अब एक एसेट्स को इतना कम कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और वैल्यू इन यूज जो है उसमें से जो हायर जो है बस उससे नीचे नहीं आप जा सकते। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो थी हमें 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 हमने कहा हमें मिली कि 2 जगह जो है हमें रिस्ट्रिक्शन मिली कि 2 जगह जो है हम इससे ज़्यादा पेमेंट चार्ज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट हम 48 में से 47.9 को चार्ज कर सकते हैं, बाकी जो 20 बचा वो हम जो बाकी हमारे पास जो एसेट बाकी रह गए थे उसमें हमने कैरिंग वैल्यू बना के
उसको हिसाब से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस किया और हमारी कैरिंग वैल्यू जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1A, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी? वो कहता है जनाब, रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस हाउ द इन्वेस्टमेंट इन एसएल शुड बी डेल्ट इन सीएल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2021। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको IAS 21 से इसने उठाया। कहता है जनाब कि ऑन 1 जनवरी को क्या हुआ, CL एक्वायर्ड 30% शेयर ऑफ US बेस्ड कंपनी SL फॉर $5 million एंड ऑब्टेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है तो ये हमारी एसोसिएट बनती है। अब ये जो हमारी हमने कंसोलिडेशन करनी है, ये हमने करनी है एसोसिएट की, और एसोसिएट की जो कंसोलिडेशन है वो किस स्टैंडर्ड में होती है, वो होती है IAS 28 में। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पे जो है, इसकी कंसोलिडेशन के लिए मुझे IAS 28 को लगाना पड़ेगा। कहता है क्या है, SL अर्न प्रॉफिट 1.1 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2000। उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया? अब थोड़ा सा एसोसिएट का थोड़ा मैं आपको जरा आइडिया दे दूं कि ये इक्विटी मेथड इस पे लगेगा। जब IAS 28 में जाएगा एसोसिएट को, इसको हम क्या लगाएंगे, हम इक्विटी मेथड लगाएंगे। इक्विटी मेथड क्या कहता है? इक्विटी मेथड का हम देखें तो उसमें हमें सिर्फ 3 एंट्रीज पास करनी है। इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड कहता है फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कैश आपके पास से जाएगा, आप कैश को या बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और आप डेबिट क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इन्वेस्टमेंट को आप डेबिट करेंगे और बैंक को कैश को क्रेडिट कर देंगे, या मिनटी करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आपने इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद आपने जब क्या किया, उस कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस किया, उसने प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया, उसने प्रॉफिट अनाउंस किया। जो आपकी एसोसिएट थी उसने अपनी बैलेंस शीट मार्केट में फेंकी, उसने कहा जनाब मुझे जो है इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे ही वो आपको पता लगा कि उस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, आपका ईयर क्लोज हुआ, तो आपने इमीडिएटली एक एंट्री पास करनी है। वो एंट्री आपने क्या पास करनी है, आपने प्रॉफिट जो आया है उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देना अपने, और इन्वेस्टमेंट को आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है उसको डेबिट कर लेना है। अभी उसने प्रॉफिट अनाउंस नहीं किया, डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, सॉरी, उसने जस्ट प्रॉफिट बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। आपने कहा वेरी गुड, उसमें मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर 30% है, तो मैं उसके उसके प्रॉफिट को 30% लगा के मैं यहाँ पे बुक कर दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट अपनी इनकम बुक कर लूंगा। मैं वेट नहीं करूँगा वो डिविडेंड डिक्लेयर करे। अब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो मेरे पास कैश आएगा, तो मैं कैश को डेबिट कर लूंगा और क्रेडिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है उसको मैं क्रेडिट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो आपकी, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लिया, जैसे ही उस बंदे ने प्रॉफिट शो किया तो आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लिया, और जब आपको कैश में डिविडेंड मिला तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। इसको बोलते हैं इक्विटी मेथड। तो इस एंट्री को ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को देखना है, कुछ क्वेश्चन को हमने इस एंट्री के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है आपसे, नंबर 1 क्या बात आपसे कर रहा है कि वो कहता है जनाब कि उसने क्या किया, प्रॉफिट प्रॉफिट उसने अर्न किया 1.5 मिलियन। तो जैसे ही वो प्रॉफिट अर्न करेगा 1.5 मिलियन का, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी बुक्स में बुक कर लेंगे। ठीक है जी। हमारी एसोसिएट कौन सी है, हमारी एसोसिएट जो है SL है। SL में 5 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 5 मिलियन की जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो पहली एंट्री क्या पास करेगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट करके वो जो है वो बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक हो गया जी। इसको इक्विटी मेथड को आप कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं कि इसमें सारों को जो है वो कॉस्ट पे जो है वो बुक हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, मैंने कहा जी जैसे ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट को बुक करूंगा 5 मिलियन से। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने 1.5 मिलियन का प्रॉफिट इशू कर दिया, उसने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया 1.5 मिलियन का। अब मुझे कितना लेना है? मुझे इस प्रॉफिट को ही बुक करना है। हमने कहा जैसे ही वो प्रॉफिट अनाउंस करेगा मैं अपना शेयर बुक कर लूंगा। अब मेरा शेयर कितना है इसमें, जितना मेरा शेयर है उसको उतना मैं बुक कर लूंगा इसका। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑन ऑन अक्टूबर एसेट पेड डिविडेंड 1.1 मिलियन, उसे डिविडेंड पे किया। डिविडेंड जैसे ही वो पे करेगा मैं क्या पास करूंगा, मैं कैश को डेबिट करके और डिविडेंड को क्रेडिट कर दूंगा।
राइट। तो इतना मुझे डिविडेंड मिल गया, तो उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि इतना जो है मुझे एंट्री पास करनी है। उसके बाद वो कहता है कि ऑन द सेम डे एसएल सोल्ड गुड्स 2 मिलियन, उससे 2 मिलियन की गुड्स शोर की टू एसएल फॉर 30% प्रॉफिट मार्जिन। उस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 30% है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 30% पे प्रॉफिट मार्जिन मैंने शो किया। 25% ऑफ दिस गुड्स आर रिमेन अनसोल्ड, वो भी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। एसएल ऑन 31 दिसंबर एसएल पेड गुड्स फॉर 2022। अब यहाँ देखें जी, कि अब से पहले अभी देखना है कि हमारे इसमें मार्जिन कितना है। हमारे पास ये देखना है कि 1 मिनट जरा, मैं 1 मिनट आपको 1 मिनट दीजिएगा मुझे। नहीं सॉरी। अच्छा, अब हम क्या करें, हम इसमें देखेंगे कि हमें जो चीज़ें आनी है उसमें देखें हमारा शेयर्स कितना है। हमारा जो शेयर है इसमें वो हमारा है 30%। हमने 30% उसका शेयर रिक्वायर्ड किया हुआ है। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट है 1.5 मिलियन है, अगर मैं इसको 1000 में लेके जाऊं तो इसका 30% जो है वो मुझे बुक करना है। ठीक है जी। वो कितना बनता है? 450। तो मुझे जो एंट्रीज पास करनी है, मुझे कहाँ कहाँ पास करनी है? नंबर वन, नंबर वन जनाब, आपने कहा कि सबसे पहले आपने एंट्री किया है, आपकी एंट्री क्या है? पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री है। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पे 5000। राइट जी। उसके बाद उसने कहा कि उसने आपको जो है वो प्रॉफिट अनाउंस किया है, उस प्रॉफिट जिसने उसने अनाउंस किया 1.5 मिलियन, उसका 450 जो है वो आपको आपने इमीडिएट एंट्री पास कर देनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट। उसके बाद उसने कोई 1 मिलियन जो है उसने आपको दे दिया है। तो वो 1 मिलियन जो उसने आपको दे दिया है, उससे क्या होगा? अपनी एंट्री पास कर लेनी है। ठीक है जी। अब इसमें एक एंट्री आती है, उसने कहा कि आपने उसको आपने आपने जो है वो डाउनस्ट्रीम किया, आपने आपने सेल किया। अब वो जो सेल किया उसको, अब जरा इसको जरा देखें ये एंट्री यहाँ पे क्या बनती है। उसने कहा कि यहाँ पे देखें आपने सेल किया। ठीक है कि ऑन द सेम डेट सी एल आल्सो सोल्ड गुड्स यूएस डॉलर टू एस एल। तो सी एल कौन है? पेरेंट है। और एस एल जो है उसकी सोची, उसने उसको गुड सेल की। अब जो उसने गुड सेल की तो उसने क्या एंट्री पास की होगी? उसने अपनी इन्वेंट्री में रखी होगी। इन्वेंट्री से उसने आगे सेल की होगी। ऐसे ही जी, गुड्स कहीं। ठीक है जी। एस एल ने क्या किया? एस एल ने गुड्स एस एल ने गुड्स दी सी एल को, सॉरी सी एल ने गुड्स दी एस एल को। हुआ क्या कि सी एल ने गुड्स दी एस एल को। एस एल क्या करेगा? एस एल क्या एंट्री पास करेगा? एस एल एंट्री पास करेगा इन्वेंट्री डेबिट टू सी एल क्रेडिट। ये एंट्री पास करेगा, इन्वेंट्री को डेबिट कर लेगा, सेल को क्रेडिट कर देगा। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि जो इन्वेंट्री थी उसमें क्या था? यूएस डॉलर 2 मिलियन की थी, जो अभी उसके द गुड सोल्ड यूएस डॉलर 2.2 मिलियन की सेल की, 0.2 मिलियन की सेल की। अब इसमें क्या हुआ? उसने कहा इसका इसका इसमें उसका प्रॉफिट है 30% और 25% जो अभी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो हम इसकी एंट्री जरा पास कर लें। हमने कहा एक एंट्री और यहाँ पे पास होगी। उसने क्या पास की? उसने कहा उसको सेल किया उसने। जब उसने उसको सेल किया तो उसकी बुक्स में एंट्री क्या हुई? उसकी बुक्स में एंट्री क्या हुई? उसने अपना इन्वेंट्री को डेबिट कर लिया और क्रेडिट कर दिया। बल्कि हम इस उसकी बुक में नहीं करते, हम अपनी बुक में एंट्री पास करते हैं। हम अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेंगे? हम उसको डेबिट कर लेंगे। हमारे तो अपनी बुक्स में एंट्री पास करते हैं। हमने कहा कि हम एसएल को डेबिट कर लेंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे। हमारी सेल हो गई। राइट। अब क्या हुआ इसमें से? क्या हुआ इसमें? उसने कहा जो ये जो 2 मिलियन की सेल हुई इसमें हमारा मार्जिन कितना है? 30% है। लेकिन इसका 25% जो है अभी भी जो है हमारे पास उसकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, उसने आके सेल नहीं किया। ठीक है जी। और इसमें हमारा शेयर कितना है? इसमें हमारा शेयर 30% है।
तो 30% हमारा मार्जिन था और 30% हमारे उसकी उसमें शेयर्स है हमारा, और 25% जो है उसमें हमारा जो है उसका बैलेंस बाकी बचा हुआ है। तो इस एंट्री को अगर पूरा करें तो ये बनता है आपका 4.5। तो ये 4.5 जो है ये जो है आपका थाउजेंड जो है ये आपकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, उसकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है आपके 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 एसोसिएट की। तो इस पे जो है इसका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये हम इसको जो इसको बोलते हैं आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है अभी रियलाइज नहीं हुआ, अभी ये प्रॉफिट जो है हमारे एसोसिएट में पड़ा हुआ है, जब एसोसिएट की जो है वो कंसोलिडेशन होकर हमारे हमारी बुक्स में आ रही है तो ये प्रॉफिट में वापस आ रहा है, तो हमने इस प्रॉफिट को निकालना है, ठीक है जी। तो ये इस प्रॉफिट को हम निकालेंगे तो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को कम करना ना यहाँ पे आपने, तो आप चौथी एंट्री जहाँ पे पास करने लगे हैं वो आप क्या करने लगे हैं, आपने कहा जी टू इन्वेस्टमेंट 4.5, इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे 4.5 से, ठीक है जी। और अब डेबिट क्या करेंगे आप, ठीक है, डेबिट आप क्या करेंगे इधर, प्रॉफिट एंड लॉस को, उसकी नटी में पड़ा हुआ है, आपका तो प्रॉफिट में था ना, तो आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका सेल में पड़ा होता तो आप एंट्री को जो है को कर लेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट को जो है इसमें क्रेडिट दे देंगे, ठीक है जी। अब इस इन एंट्रीज को क्या करता है वो, आपको ये पता चल गया कि एंट्री आपने कौन कौन सी ली हुई है, इस एंट्री को आपने कैसे लेके जाना है। अब वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है कि डिस्कस हाउ इन्वेस्टमेंट इन एसएल शुड बी डेल्ट इन सीआर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कैसे डील करेगी, आप आपकी जो बुक्स बन रही है वो तो रुपीज में बन रही है, और ये इन्वेंट्री जो है ये आपकी सारी जो चीजें हैं वो यूएस डॉलर में आई हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उसने डिफरेंट रेट दिए हुए हैं, आपने ये रेट लगाने हैं और उसके लिए आपने IAS 21 का इस्तेमाल करना है। IAS 21 क्या कहता है, ठीक है जी। तो IAS 21 ये कहता है कि आप देखें बैलेंस शीट डेट पे आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे आपने जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उसको आपने क्लोजिंग रेट लगाना है, और जो आपका P&L है उसको आपने जो है वो एवरेज ट्रांजैक्शन रेट लगाना है या उसको अपने एवरेज रेट लगाना है। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें जो बैलेंस शीट के आइटम है उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने क्लोजिंग रेट लगाने हैं, और जो P&L के आइटम है उस पर हमने ट्रांजेक्शन रेट या उसको एवरेज रेट लगाना है। यहाँ पे एवरेज रेट उसने हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, P&L को हम एवरेज रेट लगा देंगे। तो हम इस एंट्री को जो है हम एक सीक्वेंस में ले आते हैं। हमने कहा जनाब सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा जनाब 5,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो 5,000 है, ठीक है जी। तो ये एंट्री जो है हम यहाँ पे पहली एंट्री क्या थी हमारी 5,000 की थी। उसके बाद दूसरी एंट्री हमने क्या किया, हमने कहा इन्वेस्टमेंट को जनाब मजीद हमने इंक्रीज किया, उन्हें प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट का हमारा शेयर बना 450, तो ये जो है फिगर 1000 में जा रही है, ठीक है जी। तो हमने क्या कॉस्ट जो प्रॉफिट हमारा आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कितना फायदा हुआ, हमारा 450 से हुआ, ये ईयर एंड है। उसके बाद हमने एंट्री पास की, हमने कहा जी उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हमारा, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर हमारे पास कैश आ गया, कैश आ गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम हो गई, तो हमने कहा डिविडेंड से हमारी कैश जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गई। उसके बाद हमने कहा जी अनरियलाइज प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट डबल हो रहा है, हमने उसको चार्ज किया, उसने हमें बैक हमें चार्ज कर लिया, ठीक है ना। जो इस प्रॉफिट को भी इन्वेस्टमेंट को है वो क्रेडिट कर दिया हमने, तो इसको भी हमने इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट से जो है इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 5345.5। अब हमने इसको रेट लगाने हैं, सिर्फ इसको रेट लगाएंगे इसका आंसर निकल आएगा हमारा। अब रेट को जो कैसे लगेंगे, 5,000 की जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसको हम कौन सा रेट लगाएंगे, उसको हम लगाएंगे 170 का। उसके बाद आपका जनाब आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट को कौन सा रेट लगेगा, आपका एवरेज रेट लगेगा, तो 170 और दूसरा आपका आ गया 180, तो इसको हम रेट लगाएंगे 170 का और इसको लगाएंगे 180 का। उसके बाद डिविडेंड जिसको हमने डिक्लेयर किया, आपको डिविडेंड आपको उसने डिक्लेयर किया है 1 मिलियन डिविडेंड उसने अक्टूबर में डिक्लेयर किया, तो अक्टूबर का रेट आपको दिया हुआ 174, तो आप इसको डिविडेंड को 174 का रेट लगा देंगे। और फाइनली जो है आपका जो आपको अनरियलाइज प्रॉफिट है उस पर जो आपने रेट लगाना है वो आपको क्लोजिंग रेट जो है आपका 185 लगेगा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो ये आपका आ जाएगा 850 81 17.4 माइनस 0.8 माइनस, तो ये बैलेंस आ जाएगा 912.8, ठीक हो गया जी। तो ये आपका आ गया एज पर ट्रांजेक्शन जो है आपका बैलेंस आ गया। अब वो कहता है जी टोटल जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का
वो कितना है, वो आपका है 5345.50। इस पे आपने क्लोजिंग रेट लगाना है 185, क्योंकि आपका आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो आपके एसेट्स है, और ऐसे पे आप लगेगा क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट आपका 85 आया, और 85 से आपने इसको निकाला तो ये आपका आ गया 988.9, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका आ गया 76.1। ये 76.1 जो है आपका, इसको आप पी को चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका जनाब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसको एक नज़र देख लें, मसला है तो बताएं मुझे, मैं फिर सी पार्ट इसका जनाब, सी पार्ट जो है इसका, वो क्या कहता है, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देखें क्या है जी। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कहता है कीपिंग इन माइंड द अबव डायग्राम प्रिपेयर बाय आजम और फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर सिमिलर डायग्राम क्लासिफिकेशन फॉर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहता है एक डायग्राम उसे दी हुई आपको, और ये डायग्राम किसकी है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की है। अब इससे रेलिवेंट जो है आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम जो बना दें, वो कैसे बनेगी। अच्छा ये बना देते हैं जनाब। कहता है आजम is your friend and asks you for your help in making presentation regarding classification of equity investment and debt instrument under IFRS 9. He has a clear understanding of classification of equity instrument and prepared the following diagram. क्या डायग्राम बनाई उसने, उसने कहा जनाब हमने डायग्राम ये बनाई है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बनाई है इसने, और हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने इसको बना के देनी है। अब इक्विटी डेट में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसने क्या किया, उसने कहा इज द इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब उसने कहा ट्रेडिंग पर्पज के लिए आपने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, हमने कहा यस, तो हम इसको क्या करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल जो है, इसका जो फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल इसको हम चार्ज करेंगे। लेकिन अगर नहीं, हमने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखी हुई, तो फिर हमने क्या किया हुआ है, इज द फेयर वैल्यू ऑप्शंस इलेक्टेड बाय मैनेजमेंट। उसने कहा आपने इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा हो, लेकिन आपने ऑप्शन ली कि आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बुक करेंगे। तो अगर आपने कहा नहीं है, इसको हमने नहीं रखा ओसीआई के लिए, हम इसको पीएनएल को चार्ज करेंगे, तो ये पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इसको ओसीआई में रखा है, तो हम इसको ओसीआई में चार्ज करेंगे, लेकिन ये वापस कभी जो है पीएनएल में शिफ्ट नहीं हो सकती। ये जो रास्ता है इसका, ये खत्म हो जाएगा। कल को मैं कहूँ, मैंने कहा यार आज तो मैं इसको ओसीआई में रखता हूँ डिफरेंस, 2 साल बाद मैं कहता हूँ नहीं इसका डिफरेंस पीएनएल को चार्ज किया जाए, तो वो इरिवोकेबल है, वो नॉन रिसाइकेबल है, रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि हाउएवर he is confused in classifying of debt instruments. He believes that management can classify any debt instrument into any measurement category, i.e. amortized cost, fair value through OCI एंड fair value। तो कहता है डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में मुझे इतना पता है कि मैं तीनों में से कोई भी क्लासिफिकेशन ले सकता हूँ। मैं चाहे तो उसको amortized cost पे ले लूँ, मैं चाहे तो उसको fair value थ्रू OCI ले लूँ, मैं चाहे तो उसको fair value थ्रू fair value थ्रू P&L ले लूँ। ठीक है जी। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट ये है जनाब, ये देखें, आप देखें आपकी एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको एक एसेट साइड है। अब एसेट साइड के अंदर क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट की आपने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लिए। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, मैं किसी कंपनी का डिबेंचर लिया है, मुझे 1 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर खर्च कर दिए। अब उस कंपनी ने मुझे क्या कहा, उस कंपनी का देखें जी ये डिबेंचर आप हमसे ले जाएं, और ये 5 साल तक जो है डिबेंचर आप अपने पास रखेंगे। इस 5 साल में क्या होगा, उसने कहा जो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना है, 10% इंटरेस्ट है। अभी इसका रेट जो है वो 10% है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1000 रुपये जो है वो हर साल पे करेगा। ठीक है जी। तो आपको उसने कहा जी मैं आपको हर साल जो है वो 1000 रुपये पे करूंगा। उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल जो है वो भी मैं आपको पे कर दूंगा। कब पे कर दूंगा, मैं आपको आखिरी साल में जो है आपका 1 लाख जो है वो भी आपको पे कर दूंगा। ये आपकी टर्म एंड कंडीशन हुई। इस टर्म एंड कंडीशन जो आप डिबेंचर परचेज करके लिए, और आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर शो कर दिया 1 लाख। अब क्वेश्चन क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि जनाब ये जो आपने 1 लाख शो कर दिया है, ये 1 लाख जो है आप
क्या होगा, आज का बैलेंस शीट है, आज की जो डेट है, सपोज करें वो अभी जो है वो ये आपका क्लोजिंग है, इस डेट की बैलेंस शीट बन रही है। तो ये जो डेट है आपने 20, 21 हो गया, 22, 23, 24 और 25, इस तरह आपकी बैलेंस शीट जा रही है। अब वो कहता है कि क्या ये 1 लाख जो है ये हर साल 1-1 लाख ही रहेगा, जो उसकी वैल्यू है आपकी बैलेंस शीट में, जब आपकी बैलेंस शीट 2022 की बनेगी तब भी ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख से शो होगी, जब आपकी बैलेंस शीट 2023 की बनेगी तब भी ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख की शो होगी। तो इसको बोलते हैं, अगर मैं कहूँ हाँ ये 1 लाख का शो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है, ये इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख की ही शो होगी, कभी ये ज्यादा या कम नहीं होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, वो कहता है यार इसको आप कॉस्ट पे रखोगे, तो पहली बात तो हमें कहा, आपने कहा इसको कॉस्ट पे रख सकते हो, इसको बोलते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। दूसरा क्या है, हमने कहा नहीं यार ये तो, इसकी तो फेयर वैल्यू भी है मार्केट के अंदर, इसकी फेयर वैल्यू भी है। फेयर वैल्यू इसकी क्या है, फेयर वैल्यू इसकी कभी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ज्यादा होगी मुझे प्रॉफिट होगा, कम होगी मुझे लॉस भी हो सकता है। फेयर वैल्यू कैसी इसकी क्या है मार्केट में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको फेयर वैल्यू पे रखूंगा। फेयर वैल्यू क्या है, आप देखें इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, इस पे इंटरेस्ट जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। ठीक है, अब क्या होता है 2022 में क्या होता है, 2022 के अंदर जो स्टेट बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देता है। अब यही कंपनी जो है जो डिबेंचर इशू किया है, जिसने 10% मुझे दे रहा है, उससे मैं अगले साल डिबेंचर लेने जाता हूँ, तो वो कहता है जनाब मैं इस पे इंटरेस्ट जो है वो आपको 5% दूंगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरे डिबेंचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जिस बंदे ने कंपनी से जाके 1 लाख का डिबेंचर लेने हैं, उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरे पास आएगा कि यार अपने डिबेंचर मुझे दे दो, मैं इस पे 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा ठीक है आप मेरे डिबेंचर 1 लाख के ले लें मुझे, लेकिन 1 लाख की जगह मुझे 1,10,000 रुपए दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी फेयर वैल्यू बढ़ गई, मेरी बुक वैल्यू बढ़ गई। अब वो जो बुक वैल्यू बढ़ी है, जो फेयर वैल्यू बढ़ी है, उसका डिफरेंस कहाँ जाएगा। तो उसका डिफरेंस वो कहता है अगर आप इसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे तो फेयर वैल्यू का डिफरेंस है वो या तो ओसीआई में लेके जाओ, या उसका डिफरेंस जो है वो थ्रू पी&एल लेके जाओ। जब मैं कहूंगा यार मेरी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गई, मैं एंट्री के बाद करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000 से, और क्रेडिट क्या करूंगा, क्रेडिट में या तो ओसीआई करूंगा या मैं उसको पी&एल करूंगा। तो ये 3 क्लासिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल है। एक क्लासिफिकेशन कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे कोई टेंशन ही कोई नहीं है, मैं सीधा 1 लाख लेकर चलता रहूंगा 5 साल तक। लेकिन जब फेयर वैल्यू जो है, जब फेयर वैल्यू जब भी चेंज होगी तो उसका डिफरेंस आएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और डिफरेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, वह तो वो ओसीआई में जाएगा या वो पी&एल में जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है यार आपको हम खुला छोड़ देते हैं कि आपका जो दिल चाहे जहाँ मर्जी बुक कर लें इसको, तो मसले ही हल हो जाता है, फिर स्टैंडर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम जहाँ दिल करेगा बुक कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड आपको कहते हैं यहाँ पे हमें हमें 2 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें ये चाहिए कि इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस क्या है। ठीक है, तो स्लोली पेमेंट एसपीपीआई टेस्ट पे लगाएंगे हम। वो एसपीपीआई टेस्ट क्या है कि वो कहता है कि इसमें जो है इसकी जो कैश फ्लो की जो प्रैक्टिस है वो बताएं क्या है। क्या आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट ली हुई है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिया हुआ है, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो हमने कहा बिल्कुल जनाब, इस पे हमने क्या किया, इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है और इस पे हमें प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो वो कहता है अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है जिसपे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और आपको प्रिंसिपल भी मिल रहा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप चाहे तो कॉस्ट पे रखें, चाहे तो आप इस पे रखें, इस पे नहीं रख सकते। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिस पे मुझे प्रिंसिपल भी मिलेगा, जिस पे मुझे स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, उसको भी मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रख सकता हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल नहीं रख सकता। यहाँ पे स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन आपने मुझे आंसर किया, तो मैंने उसको आंसर किया जनाब बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और मुझे प्रिंसिपल भी मिल रहा है। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इसको चाहे तो कॉस्ट पे रखें, चाहे तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखें। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब मेरे पास अथॉरिटी आ गई है कि मैं अब डिसीजन ले लूँ कि मैं खुद डिसीजन लूँगा मैं इसको किस पे रखूंगा। स्टैंडर्ड का नहीं, अभी एक क्वेश्चन का और आंसर करें। वो आंसर क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसको आपका मूड क्या है कि आप इसको 5 साल तक होल्ड रखेंगे। आपने कहा यार बिल्कुल मैं होल्ड रखूंगा, 5 साल तक होल्ड रखूंगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा और एंड पे जाके अपने पैसे भी मिल जाएंगे, तो मैं तो इसको 5 साल तक होल्ड रखूंगा। तो मेरा क्या है, मेरा पर्पस क्या है कि मैं इसको होल्ड रखूंगा। तो कहता है कि आपका पर्पस ये है कि आप इसको होल्ड रखेंगे 5 साल तक, तो आप इसको सिर्फ कॉस्ट मेडल ही अवेलेबल है, आप इसको कॉस्ट पे रखें। आप इसको फेयर वैल्यू पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपने इसको अपने पास ही रखना है, इसको एंड पे जाके आपने इसको निकाल देना है। तो एंड पे देखेंगे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, अभी फिलहाल जो है इसको कॉस्ट पे लेके चलें।
लेकिन अब आपने कहा नहीं यार मैं इसको होल्ड भी करूँगा, लेकिन अगर मुझे कहीं अच्छे पैसे मिल गए तो मैं इसको सेल भी कर दूँगा। इसका तो पर्पज़ क्या है मेरा, दो पर्पज़ है मेरा, होल्ड एंड सोल्ड। तो जब वो कहता है जब आपने होल्ड भी करना है और सेल भी कर देना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन एक ही है, आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रखें। ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास ये ऑप्शन आ गई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की। तो ये 2 टेस्ट आप अप्लाई करेंगे। इन 2 टेस्ट की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको उसको कॉस्ट पे रखना है या फेयर वैल्यू ओसीआई पे रखना है। अब आप कहते हैं मैंने दोनों में से किसी पे भी नहीं रखा। मैं तो ट्रेडिंग है, मैं तो सेल करने के लिए लिया है। मैं तो सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट मैंने की है, जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं सेल कर दूँगा। तो वो कहते हैं जब आप इसको सेल करने के लिए आपने इसको लिया है, तो फिर आप इसको जो चार्ज करेंगे वो आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल रखेंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इसके पीछे हमने देखा कि आपने इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट सोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है, उसको जो है आपने कैसे डिसाइड करना है कि उसको किस कैटेगरी में लेके जाना है। ठीक है जी? तो यहाँ पे जो है इसको हम अब वो हमसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताएँ कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखा कि ये जो ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन सिर्फ़ एक ही वजह से आ सकती है जब आप उसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है जी? लेकिन वो कहता है अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इसको पी&एल रखना चाहता हूँ, तो ये रिक्लासिफ़ाई हो जाएगा। ये इर्रिवोकेबल ऑप्शन है। तो आप कर सकते हो, हम इसको अलाउ करते हैं, आप करें। लेकिन फिर ये कभी वापस जो है आप इस कैटेगरी में वापस नहीं इसको लेके आ सकते। अब यहाँ से जो है अगर आपने ये कैटेगरी ली है और अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, आप हो सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, आप हो सकते हैं। आपने ये कैटेगरी ले ली है, आपने कहा मेरी कैटेगरी ये है, तो यहाँ से आप वापस भी शिफ्ट हो जाएँ, इधर भी शिफ्ट हो जाएँ, अब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कैटेगरी ले ली है, तो यहाँ से आप जो है वो आपकी जो वापसी का चांस है यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, वो कहता है ये इर्रिवोकेबल है। तो एक दफ़ा जब आप ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है जी, ऑप्शनल ले लेंगे। अगर आपने उसको सोल पर्पज़ के लिए लिया हुआ तब की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपने ऑप्शन लिया, आपको आपको जाना था फेयर वैल्यू इधर या आपको इधर आना था, लेकिन आपने ये ले लिया है, तो अब जो है इसको ये इर्रिवोकेबल हो जाएगा। लेकिन आपने सोल्ड पर्पज़ के लिए लिया हुआ है, फिर आप आपने ये अडॉप्ट किया हुआ है, तो फिर आप इसको रिवर्स करके वापस जा सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल आपने लिया है, तो फिर आप वापस नहीं जा सकते, फिर इर्रिवोकेबल हो जाएगा। ठीक है जी? अब इस स्केच को आप ज़हन में रखिएगा। हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की आप बात करेंगे कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट उसका आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या कहा? आपने कहा जनाब जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। आपने कहा जी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसपीपीआई टेस्ट लगाएँगे। एसपीपीआई टेस्ट हमने लगाया, स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो हमने कहा जनाब बिल्कुल ये जो वहाँ पर है इसमें स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा? हम कहेंगे यस, हो रहा है। लेकिन अगर ये स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? फिर हम हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना जी, यहाँ पे ये आपने कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो लगाया, आपने स्लोली पेमेंट आप इसको आप बोलेंगे एसपीपीआई टेस्ट। तो एसपीपीआई टेस्ट में आप देखा, एसपीपीआई टेस्ट ने हमने क्या किया, उसने हमें अलाउ किया कि आप या इस कैटेगरी में चले जाएँ, इस कैटेगरी में चले जाएँ। लेकिन अगर आप यहीं पे फेल हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों कैटेगरी में जा ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा जो है वो आप फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में चले जाएँगे, क्योंकि ये टेस्ट आपका पास ही नहीं हुआ। ठीक हो गया? तो जब ये टेस्ट पास नहीं होगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएँगी आपकी। ना आप कॉस्ट पे जा सकते हैं, ना आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जा सकते हैं। तो आप कहाँ जाएँगे? आप सीधा फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे चले जाएँगे। हमने कहा नहीं जी ठीक है, ये टेस्ट पास हो गया, इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, हमें प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमारे पास जो है वो पी&एल की ऑप्शन खत्म हो गई है और कौन-सी ऑप्शंस रह गई हैं, या तो कॉस्ट मॉडल पे चला जाएगा या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे चला जाएगा। हमने कहा जनाब, यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट जाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ले ली, आपने ऑप्शन ली और ऑप्शन लेके आप सीधा यहाँ पे फॉल कर गए, तो यस। अब ये जो ऑप्शन ऑप्शन ली है, ये ऑप्शन आपने आपको आपको क्योंकि ये टेस्ट तो पास हो गया था। अब आपको पास ये फेवर थ्रू पी&एल आप जा ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी आप चले गए ऑप्शन लेके, तो ये इर्रिवोकेबल ऑप्शन है, आप वापस नहीं आ सकते। आप 2 साल बाद ये नहीं कह सकते यार मैं 2 साल बाद इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर देता हूँ या मैं इसको कॉस्ट मॉडल कर देता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। तो पी&एल में जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन थी। पहली क्या थी, आपका टेस्ट पास नहीं हुआ। जब टेस्ट पास नहीं हुआ तो आपके पास पहले 2 ऑप्शन खत्म हो गए, आप पी&एल में चले गए।
दूसरी ऑप्शन क्या थी, आपका टेस्ट तो पास हुआ लेकिन आपने इसको ऑप्शन ले ली कि नहीं यार मैं तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L ही जाऊंगा, तो फिर ये इररिवोकेबल ऑप्शन होगी। आपने ऑप्शन भी नहीं ली, ठीक है, आपने कहा ऑप्शन नहीं लेते हम। अब वो कहता है आप क्या करेंगे, जब आपने ऑप्शन ही ली तो आपके पास क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है उसकी देखेंगे, इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है इसकी, वो क्या है, वो आपने देखा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है, स्लोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है जी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इसके अंदर आप क्या है, इस दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से ओसीए में भी जा सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से कॉस्ट मॉडल में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसने आपको फर्दर एक और स्ट्रिक्ट ला दी बिजनेस मॉडल की। उसने कहा बिजनेस मॉडल बताओ क्या है आपका, आपने होल्ड करना है या आपने होल्ड एंड सोल्ड दोनों करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब यहाँ पे आपको देखना है अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड का है तो होल्ड के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको कॉस्ट मॉडल में लेके जाएंगे। लेकिन अगर होल्ड का नहीं है बिजनेस मॉडल आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये होल्ड एंड सोल्ड है, तो फिर आप इसको कहाँ लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई लेके जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप इसको वापस इस कैटेगरी में ले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका स्केच था, इस स्केच में आपको दो चीजें देखनी थी, एक आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देखनी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के बाद आपको देखना था कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो फाइनली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के बाद आपके दो ऑप्शन अवेलेबल हो गई, कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और उस पे हमने जो उसको जो समअप किया वो फिर हमने बिजनेस मॉडल पे किया गया। बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल होल्ड करने का है, होल्ड करने का तो कैश फ्लो जो आपका कॉस्ट मॉडल लगेगा, और अगर आपने होल्ड एंड सोल्ड किया है तो आपका फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है। पहला पार्ट इसका जो है वो है, प्रिपेयर द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स। कुछ उसमें मैटर्स दिए हुए हैं, उसको इफेक्ट डाल के आपने इसकी रिवाइज जो है वो बैलेंस शीट जो है उसको बना के दे। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपने बैलेंस शीट बना के देनी है उसको। उसके बाद कहता था ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द नेम मे बी ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे में कोई कराने की चीज़ नहीं है। तो पहला पोर्शन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, दूसरा पोर्शन आप खुद ही देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें इतना कोई मसला नहीं है। उसने कुछ इवेंट्स दिए हैं जनाब, उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके ये बैलेंस शीट उसने दी हुई है। तो बैलेंस शीट को जो हमने रिवाइज करना है, कुछ 3 इवेंट दिए हुए ABC 1 2 3, 3 इवेंट जो हैं, इन 3 इवेंट्स को जो है हमें इस बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करके इसको नई बैलेंस शीट बना के देनी, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए कि ये जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट टैली है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये 3 इवेंट करूँगा, तो इन 3 इवेंट पे मुझे डबल एंट्री करनी है। डबल एंट्री करके मैं इसको पास करूँगा, और मैं आपको जो सॉल्यूशन कभी मैं कराने लगा हूँ, उसमें भी मैं आपकी एंट्रीज पास करके लेके आऊँगा। मैं इसको एंट्रीज पास करूँगा, उस एंट्रीज को पास करके हम यहाँ पे इस बैलेंस शीट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और ये बैलेंस शीट जो है हमारी टैली ही रहेगी, एक भी आउट ही नहीं होगी। अच्छा जी, है क्या चीज़ ये, देखते हैं। कहता है जी, डब्ल्यू वाले इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इंडस्ट्री मशीनरी। नईम ACA of WL financial controller and reporting to Mubin FCA who is chief financial officer। अब मुबीन जो है, नईम जो है वो AC है और वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, और मुबीन जो है वो FC है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO है। द फाइनेंशियल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021 वर प्रिपेयर्ड बाय मुबीन। मुबीन साहब ने ये बनाई है, जो FC है उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है इन द एब्सेंस ऑफ नईम, जब नईम साहब छुट्टी पे गए हुए थे। On returning of annual leaves, Mobeen asked Naeem to present the financial statement to the senior management. Mobeen would not believe for few days। तो मबीन साहब आप आते चले गए छुट्टी, उन्होंने कहा ये बैलेंस शीट में बना दी, आप जाके प्रेजेंट कर दीजिएगा, तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब मैंने बना दिया, भुगते आप। उन्होंने कहा ठीक है, नईम साहब ने कहा ठीक है चलो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन नईम साहब ने उसको जब इसको रिव्यू किया, तो उन्होंने कहा यार ये है तो FC है, लेकिन कुछ जो है जगह मुझे लगता है कि ये सही काम नहीं किया, तो उसको ज़रा रेक्टिफिकेशन कर दी जाए। अब क्या करता है जी, अब तो ये उल्टा होना चाहिए था क्वेश्चन है।
मुबीन नईम को बनानी चाहिए थी, वो एसीए था और एफसीएस को रिव्यू करता है, इन्होंने उल्टा कर दिया है कि एफसीए को गया उस बैलेंस शीट बना दी और एसीएस को रिव्यू कर रहा है। ये थोड़ा-सा मुझे ऐसी मज़ाक के तौर पे कह रहा हूँ आपको, ठीक है? वरना ऐसा होता नहीं है, वो एफसीए साहब इतनी जो है ना वो नहीं कर सकते। अच्छा जी, डब्ल्यूएस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2021 मुबीन इज एज फॉलोज। उन्हें बैलेंस शीट से दी हुई प्लांट और मशीनरी, आपके पास राइट ऑफ यूज एसेट्स है, इसका लीजिंग है, शेयर कैपिटल, ये सारा अपनी बैलेंस शीट दी हुई है उसने। अब वो कहता है कि नेम आइडेंटिफाई दैट ऑल बजट टारगेट्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स गिवन द सीनियर मैनेजमेंट हैज बीन अचीव्ड एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर नईम। वो कहता है सारे बजट रेशियोज वगैरह सब कुछ माशाल्लाह तब को ठीक बना के गए। He also identified that the budget targets were not met in the first draft of the financial statements. However, the some adjustments of Mobeen resulting in meeting the targets. The adjustments are as follows. अब जनाब अब देखें क्या क्या मुबीन साहब क्या क्या करते चलेंगे और नईम साहब क्या क्या करेंगे। तो नईम साहब हम खुद हैं जनाब, हमने इसको सही करना है और मुबीन साहब जो करके गए वो सेम में बता दिया है। तो वो देखते हैं मुबीन साहब क्या करके गए। तो जनाब पहले एडजस्टमेंट्स हैं। पहले वो क्या करके गए उन 1 जनवरी 2021 बैलेंस शीट बन रही है 2021 दिसंबर की। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, WL इशूड 2.5 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ 100 फॉर 1.25 मिलियन। अच्छा जी, उन्होंने 1 जनवरी को बॉन्ड इशू कर दिया, डेब्ट इशू कर दिए। कितने पैसे मिले उनको, उनको 1,250 मिलियन उसको मिला। उन्होंने कहा जो नंबर ऑफ जो डिवेंचर इशू किया वो 12.5 है और एक डिवेंचर जो है वो 100 रुपए का। तो कैश आ गया हमारे पास। अच्छा जी आ गया। अब क्या हुआ, द रिलेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इश्यूएंस अमाउंट 50 मिलियन। वो कहते हैं जब आपने बॉन्ड इशू किया तो आपका खर्चा कितना हुआ, आपका खर्चा हुआ 50 मिलियन का। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू 31 दिसंबर 2024 इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। वो कहता है ईच बॉन्ड जो है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ये एक बॉन्ड पे आपको 2 शेयर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, 2024 के एंड में मिलेंगे। ठीक हो गया जी। एनी अनकन्वर्टेड बॉन्ड्स रिडीम्ड एट द डेट ऑफ एट द पार वैल्यू। वो कहता है अगर आप कन्वर्टिंग कराएंगे तो हम आपको उसको 100 रुपए के हिसाब से आपको पैसा कैश दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर दोनों एलिमेंट है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, इक्विटी का एलिमेंट भी है और उसके अंदर कैश का एलिमेंट भी है, लायबिलिटी का एलिमेंट भी है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो बैलेंस शीट आ रही है, इसकी बैलेंस शीट में जो है वो लायबिलिटीज पोर्शन में भी कुछ होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और बाकी में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दोनों जगह होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्टेबल अमाउंट जो है उसका कितना था, 1.5 मिलियन। तो उसने सारा का सारा अकाउंट उठा के रख दिया है, वो सारा का सारा उठा के वो आपका इक्विटी में ले गया है। तो ये इक्विटी में पूरा पोर्शन नहीं जाना चाहिए था, इसका कुछ पोर्शन जो है वो लायबिलिटी में जाना चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे गलती नजर आ रही है कि उसने लायबिलिटी वाला पोर्शन भी जो है वो इक्विटी में डाल दिया है। तो वहां से हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके लायबिलिटी में लेके आना है। कहते हैं अंडर द नंबर बॉन्ड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 21/22। तो कहते पहले 2 साल तो इंटरेस्ट आपने पे नहीं करना। हाउएवर इंटरेस्ट इज पेबल है 60%। आपने क्या करना है, 60% इंटरेस्ट पे करना है ऑन 31 दिसंबर 2023 और 24 में। ऑन द डेट ऑफ द इशू द मार्केट इंटरेस्ट सिमिलर डेट विद कन्वर्टिंग टू। वो कहता है जी अगर मार्केट में जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आजकल क्या चल रहा है, 12% चल रहा है। ठीक है जी। तो ये जो 12% होगा ये आपका डिस्काउंट फैक्टर है। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका डिस्काउंट फैक्टर होता है और हमने इंटरेस्ट देना है कितना है, वो 16% देना है। अब वो कहता है ना, हाउ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन द कॉस्ट इंकर्ड फॉर इश्यूज ऑफ बॉन्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज 3.2% पर annum। वो कहता है बाद में ये इंक्रीज होकर आपका कितना हो गया, 13.2% हो गया। बाद में हुआ है, बाद में जो मर्जी होता है सानू की। If the financial statements proceeds have been recorded as converted rewards classified under equity, the transaction cost is expense out। वो का ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो थी उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक है जी, एक्सपेंस करके पीएनएल को चार्ज कर दिया। ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी ना ये वाली, ये उसने पीएनएल में चार्ज कर दी है, राइट। और उसने क्या किया, उसने जो आपकी ये जो आपकी फिगर थी जो आपको 1,250 मिला, इसको उसने इक्विटी में डाल दिया। अब होना ये क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो 50 मिलियन है ये आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश किया, कैश किया और डेबिट क्या हुआ, आपने क्या किया, 50 मिलियन की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसने कैश किया आपका 50 मिलियन से। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, इसने पीएनएल को डेबिट कर दिया।
P&L को डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे लायबिलिटी डेबिट होनी चाहिए थी। ये कैपिटलाइज होती है कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन उसको P&L को चार्ज कर दिया, तो P&L को हम रिवर्स करेंगे, P&L को हम क्रेडिट देंगे इस पे। एक बात होगी। दूसरी बात ये हुई कि हमने इसमें देखना है कि इसमें लायबिलिटी पोर्शन कितना है। वो लायबिलिटी पोर्शन हमें इक्विटी से निकाल के लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी को हम डेबिट कर लेंगे, इक्विटी कम हो जाएगी और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा इसमें जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड क्या कहता है, आप स्टैंडर्ड की बात करें तो ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ, ये IFRS 9 की बात कर रहा है। IFRS 9 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो कहता है सर देखिए, आपने जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसका जिक्र होता है IFRS 9 में, लेकिन जो इसका जो डिटेल है वो आपको IAS 32 में मिलेगी। वो ये कहता है आप देखें, आपको टोटल वैल्यू पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हमारी ये है, टोटल इसकी वैल्यू ये है। ये क्या है, ये इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, इसको आप बोलेंगे ये फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू आपको पता है बॉन्ड की 1250 मिलियन है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसके अंदर कितना पोर्शन इक्विटी का है, कितना पोर्शन लायबिलिटी का है। तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप लायबिलिटी का पोर्शन जो है कैलकुलेट कर लें और उसको इसमें से माइनस करते हैं, आपका इक्विटी पोर्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, हमने इसके अंदर से लायबिलिटी का पोर्शन निकालना है और उसकी कैलकुलेशन हमें स्टैंडर्ड ने दी हुई है, और आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड हमें कैसे उसकी लायबिलिटी पोर्शन कैलकुलेट कराता है। ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, आप ही देखते हैं जनाब, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले पहले इसकी एक हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल होना क्या चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। उसने कहा जनाब देखें, इसका ईयर जो है, ईयर क्या है आपका, 2021 है, 2022 है, 2023 है और 2024 है। ये 4 साल तक ही जाएगा, 24 में ये जो है इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसने कहा जनाब देखें, इस पे आप क्या क्या है, इसका जो कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज इसमें क्या क्या आएगी। उसने कहा जी इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट, 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 और 2024 में आप प्रिंसिपल भी देंगे, ऐसे इसके कैश फ्लो। लेकिन उसने कहा जो पहले 2 साल है यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया दिया जाएगा आपको। जो तीसरे और चौथे साल जो है आपका 2023 और 2024 में जो इसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसका उसका 16% दिया जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करें, आप कहें जनाब आपका जो बॉन्ड आपने लिया है वो आपने इतने का लिया है, ठीक है जी, और उस पर आपने 16% आप उसका निकालें, तो वो बनता है आपका 200 मिलियन। तो अब क्या मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 200 मिलियन यहाँ पे इसको दूंगा, 200 मिलियन यहाँ पे इसको दूंगा, और फाइनली जो है मैं जो है इसको एट द एंड ऑफ द डे जो है मैं इसको उसका प्रिंसिपल भी वापस कर दूंगा। तो ये कैश फ्लो जो है वो सिंपल मुझे समझ आती है कि ये होने वाला है। ठीक हो गया जी। अब मैं कहता हूँ डिस्काउंट फैक्टर क्या है। डिस्काउंट फैक्टर मैंने कहा जनाब इसका जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है, 12% है। जो बाद में बढ़ के 13% हो जाता है, उससे मुझे कोई लिंक नहीं है, अभी तो 12% है। तो 12% का जनाब पहले साल का जो है मेरे पास कुछ भी कैश फ्लो नहीं है, दूसरे का कैश फ्लो नहीं है, तीसरे साल का जो उसका डिस्काउंट फैक्टर है वो बनेगा आपका 7118, और चौथे साल का बनेगा आपका 6355। तो ये भी चौथे साल में ही है, तो यहाँ पे सेम ही लग जाएगा। ठीक है जी, 55। तो मैंने कहा पहले साल का डिस्काउंट 12% के हिसाब से पहला साल, दूसरा साल छोड़ दे, तीसरे साल का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 7.7118 है, चौथे साल का जो है वो 0.6355 है, और चौथा जो वो भी प्रिंसिपल भी सेम ईयर में है तो उसका भी सेम हो जाएगा। अब मैं इसकी कैश फ्लो बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जरा प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या बनी। प्रेजेंट वैल्यू दोनों की तो नहीं आई, ठीक है जी, इसकी आ गई मेरी 142.4 मिलियन, ये मिलियन है, रुपीज इन मिलियन। तो इसकी आपके पास आ गई 127.1 और इसकी आ गई 794.4। इसका आप टोटल कर लें तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 1063.9। तो ये जो पोर्शन है आपका लाइब्रेरी पोर्शन आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसकी अगर आप एंट्री पास करें तो आप स्टैंडर्ड का एंट्री पास करता है। स्टैंडर्ड कहता है जी आपका फेयर वैल्यू पता है कितनी है, आपके पास कैश कितना आया आपको पता है, कैश अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ आपका, डेबिट हुआ आपका 1025, ये आपका पास पैसा आया। ठीक है जी, तो ये पैसा मेरे पास आया था, तो मैंने इस पैसे से क्या किया, मैंने कैश को डेबिट कर लिया। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट कहता है जी लायबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली है, तो लायबिलिटी पोर्शन जो आपने कैलकुलेट कर लिया है वो आप क्रेडिट कर दें। ये भी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो वो कहता है जो डिफरेंस आपका आएगा वो आप क्या चार्ज, कहाँ चार्ज करें, वो आप इक्विटी में चार्ज करें। तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 186
0.14। अभी मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ नहीं जा रहा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे होना चाहिए था। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, हमने सिंपल इसका स्केड्यूल बनाया, हमने अभी स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड अप्लाई करके मैंने देखा कि लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है, और जो स्टैंडर्ड कहता है जो फेयर वैल्यू आपको पता है, लायबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली है, तो अब बैलेंसिंग फिगर पे अब क्या करें, अब उसकी इक्विटी निकाल लें। अब आपने कहा, आपको एक रेशियो पता लगी, दोनों की रेशियो क्या है। अब इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई है उसमें क्या हुआ, आपका से कैश गया है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, आपने कहा 50 मिलियन मेरे पास से गया है, वो जो 50 मिलियन जो गया है उसके आपने डेबिट क्या करना है, आपने डेबिट क्या करना है, आपने लायबिलिटी डेबिट करना है और आपने इक्विटी को डेबिट करना है। रेशियो कौन सी है, वो रेशियो आपके पास ये रेशियो आ गई है। आप इस रेशियो पे जो है ये 50 को डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 42.55 और ये आपका आ जाएगा 7.45। तो ये आपकी एंट्रीज जो थी, आपने बेसिकली ये आपको एंट्रीज पास करनी चाहिए थी जब आपने ये बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक हो गया जी। लेकिन उन सबने क्या किया, उन्होंने पहली गलती ये की कि ये जो था आपका, ये वो P&L में ले गया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ जरा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो फिगर थी इसको P&L को चार्ज कर दिया, P&L को डेबिट कर लिया। तो P&L अब कहाँ पे चला गया, रिटेन अर्निंग में चला गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टिफाई एक्टिव पास पास क्या करूंगा, मैं कहूंगा सबसे पहले क्या है, रिटेन अर्निंग जो है उसको तो आप क्रेडिट दे दें कि वो गलती से आपने उसको डेबिट कर लिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि जनाब इक्विटी जो है उसको कम करना है। ये सारा इक्विटी नहीं था, इक्विटी तो सिर्फ ये पोर्शन था, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब ये लाइबिलिटी जो है इसको लाइबिलिटी में लेके जाना है। तो आप लाइबिलिटी को यहाँ पे अपने इक्विटी को डेबिट करें। इक्विटी में क्या है, इक्विटी का मतलब क्या है आपका, इक्विटी का मतलब क्या है आपका, ये बैलेंस शीट में आपको जो दी हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को डेबिट कर लें ताकि आपको इजी रहे। तो आप कहेंगे इक्विटी में कन्वर्टेबल बॉन्ड आप डेबिट करेंगे, और किस वैल्यू से डेबिट करेंगे आप, आपने जो वैल्यू ली है ऊपर ये वाली 1063.90, तो आप यहाँ करेंगे इसको आप डेबिट करेंगे 1063.90 से आप डेबिट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने कहा कि आपने इक्विटी को मजीद डेबिट करना है इस वैल्यू से, आपका जो खर्चा है वो भी इक्विटी में जाएगा, उससे भी आपने इक्विटी को डेबिट करना है। आपने P&L को डेबिट किया होता गलती से, अब आपने इक्विटी को डेबिट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इक्विटी में कन्वर्टेबल बॉन्ड को मजीद डेबिट करेंगे 0.75 से, ठीक हो गया जी। और इसको आप एंट्री को बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप कहाँ लेके जाएंगे, इसको इस फिगर को आप लाइबिलिटी में ले जाएंगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी में फिगर जाएगी 21.30। तो ये आपकी एंट्री पास होने वाली है, रेक्टिफाई एंट्री। तो इसको हम साथ साथ ही एंट्री को पास कर लेते हैं, ठीक है जी। इस एंट्री को पास करते हैं, हमने कहा इक्विटी को जो है आप जो है वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। तो इक्विटी को आप क्रेडिट कर लें, आए जी इक्विटी। अब ये इक्विटी है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जनाब इक्विटी को जो है मैं क्रेडिट करूंगा, इसको कम करूंगा, किससे कम करूंगा मैं, 1063.9 से, और मैं इसको मजीद डेबिट करूंगा 7.45 से, ठीक है जी। तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 178.70, ठीक है जी। तो ये एंट्री मैंने पास की, ठीक है जी। तो इक्विटी को मैंने दो जगह से डेबिट कर लिया, और मेरा बैलेंस जो है वो बैलेंस मेरा जो है नया बैलेंस चला गया। अब लायबिलिटी को मैंने इंक्रीज किया, तो लायबिलिटी को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब लायबिलिटी का पोर्शन जो है उसको आप इंक्रीज कर लें, तो लायबिलिटी मेरा ये आ रहा है, मैं यहाँ पे ये जो मेरी लायबिलिटी है इसमें मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 1021.3 से, इसको मैं इंक्रीज कर लूंगा। और मैंने क्या किया लायबिलिटी में, रिटेन अर्निंग को 50 से इंक्रीज करना है, तो रिटेन अर्निंग को मैं 50 से इंक्रीज कर लेता हूँ। रिटेन अर्निंग का है मेरा, रिटेन अर्निंग मेरा ये रहा, इसमें हम 50 में ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन मैंने अपनी सारी चार फिगर जो थी मेरी, चार फिगर्स मैंने यहाँ पे पुट कर दी। दो से इक्विटी कम हो गया, एक से रिटेन अर्निंग बढ़ गया, एक से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक हो गया जी।
तो यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जनाब आपने एक काम और करना है, आपने एक काम और करना है कि आपने इस पे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है ना जी। अब साल आपका खत्म हो गया, आपने आपने 1 जनवरी को ये बॉन्ड इशू किया था। अब ये बॉन्ड जो है आपका जो है वो खत्म होगा, तो आपने इस पे इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना पे करना है आपने? आपने कहा जो लाइबिलिटी आ रही है इस पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। इस पे इंटरेस्ट आपने कितना पे करना है? इस पे आपने इंटरेस्ट पे करना है 13.2% जो आपको उसने दिया हुआ है, ये आपका बनेगा 134.8। आपकी लाइबिलिटी पूरे साल, आप पूरे एक साल की लाइबिलिटी ना आपके पास, उस लाइबिलिटी आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो उस इंटरेस्ट का जो आपने रेट दिया हुआ उसने वो 30.2% दिया हुआ है, तो वो आप 30.2% निकालेंगे। आप कहेंगे ये जो है 134.8 जो है आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट आपका पीएनएल को डेबिट होगा, पीएनएल तो आपके पास नहीं है, रिटेन अर्निंग को डेबिट कर लेंगे और टू एक लाइबिलिटी पेएबल जो है वो जनरेट कर लेंगे 134.8 से। ठीक है जी, पेएबल जनरेट कर लेंगे लाइबिलिटी में। तो अब हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग को हम डेबिट करते हैं। रिटेन अर्निंग में से जो है वो इतने पैसे निकल जाएंगे हमारे। ठीक है जी, और लाइबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। तो हम वापस जाते हैं, हम कहते हैं रिटेन अर्निंग जो है इसको हम कम कर लेते हैं। कितने से कम कर लेते हैं? 134.8 से कम कर लेते हैं, और लाइबिलिटी जो है हम इससे इंक्रीज कर लेते हैं 134.8 से increase कर लेते हैं। एक लाइबिलिटी कम हो गई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 1 का हमारा पूरा हो गया। दोबारा एक दफा फिर बोल लेते हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है जो हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसमें क्या हुआ, दोबारा देख लेते हैं इसको। हमने कहा कि हमने एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, लेकिन उसको हमने एज ए इक्विटी बुक कर लिया। तो पहले हम देखते हैं कि उसको, या पहले उसमें देखें तो सही उसमें इक्विटी कितना है और लाइब्रेरी कितना है। अब स्टैंडर्ड पे हम गए, स्टैंडर्ड आई स्टैट्यूट पे गए, आई स्टैट्यूट में कहा ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या करें आप उसमें लाइब्रेरी को कैलकुलेट करें और डिफरेंस जो है वो इक्विटी में डाल दें। वो हमने लाइब्रेरी कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की, हमने ये पूरा स्केड्यूल बनाया। हमने कहा ये लाइब्रेरी पोर्शन आ गया इसका, और इसमें से हमने क्या किया इसमें से हमने डिफरेंस जो था, बैलेंसिंग फिगर जो था हमारा, बैलेंसिंग फिगर पे हमने इक्विटी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कहा जनाब इसमें गलतियां जो हमारी गलती थी उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। हमने कहा जनाब इक्विटी जो है वो आपकी जो है वो कैसे कम होगी, तो हमने इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास की और हमने उसको जो है उसको पास कर दिया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है आपकी उसकी बात करते हैं। नंबर 2, नंबर 2 में क्या कहता है जनाब? वो कहता है जनाब ऑन 1 जुलाई 2000, तो मिड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, WL sold a warehouse of building to OFL for 1.1 billion। उसने कहा एक बिल्डिंग सोल्ड कर दी WL ने। Immediately before the transaction, the building was carried in the books at 1000। उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी? कैरिंग वैल्यू जो है वो उसकी 1000 थी। मैंने यहाँ पे साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है जी। और सेल की कितनी हुई? सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस कितनी हुई उसकी? 1100। ठीक है जी। तो सेल प्राइस उसने दी थी उसकी, मैंने बाहर लिख दी, और मैंने लिखा कैरिंग वैल्यू इतनी है, उसने 1000 दी हुई है। अब क्या हुआ? एंड हार्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। उसकी 15 साल की जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 15 साल की उसकी लाइफ है। एट द सेम टाइम डब्ल्यू एंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल एफ टू राइट ऑफ यूज द एसेट फॉर बिल्डिंग 7। उसने कहा उसको 7 साल की उसको लीज कर ली उसने। वेरी गुड। विद द एनुअल पेमेंट ऑफ 120 मिलियन पेबल। उसने कहा उसकी जो एनुअल पेमेंट होगी वो 120 मिलियन होगी लीज एंटर की, इन एरियर होगी, साल खत्म होने के बाद होगा 7 साल के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इज लीज इज 11% पर annum। वो कहता है इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट जो है वो जो है वो 11% है। द फे वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट ऑफ सेल इज 9। वो कहता है फे वैल्यू आपको दी हुई है उसने, उसकी फे वैल्यू भी जो है मैं बाहर लिख सकता हूँ ताकि मुझे इसको यूज करना है क्वेश्चन। अच्छा जी। अब क्या हुआ, जो हाउ द बिल्डिंग वाज नॉट कंसिडर्ड इम्पेयर्ड ड्यू टू हाई वैल्यू इन यूज। उसके वैल्यू इन यूज ज्यादा थी तो उसने कहा पेमेंट इस पे नहीं होने वाली। वेरी गुड। अब क्या हुआ, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग और डब्ल्यू सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15। IFRS 15 रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। एंड अकाउंटेड and accounted for sale of assets. However, the financial statement of transfer building was not been treated for the sale of asset, and consequently the proceed have been recorded financial liability and interest। वेरी गुड। हुआ क्या जनाब, ये गलती वो यहाँ पे कर गया है। उसने क्या किया कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया उसने सेल, वो कहता सेल ही नहीं हुआ एसेट, तो एसेट उसने अपने अपने पास ही रखा हुआ है। इसका तो जब पीपी आ रहा है मेरे पास, इस पीपी के अंदर जो है ये पीपी शामिल है।
और ये जो आरओई एसेट्स आ रहा है, इस आरओई एसेट्स में उन्होंने एसेट शामिल नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। अब इसको भी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर इसका आंसर समझ में आएगा। हुआ ये कि जुलाई 2021 में मैंने क्या किया, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैंने इस बिल्डिंग को सेल किया। सेल किया और सेल करने के बाद मैंने उसको लीज बैक करा लिया। अब जो सेल और लीज बैक हुआ वो उसके जहन में नहीं आया, वो समझा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजैक्शन है, उसने उसको IFRS 9 में ट्रीट कर दिया। तो ये होता क्या है, थोड़ा सा इसका एक आइडिया आपको लेते हैं पहले, इसका ये हुआ क्या हमारे साथ। देखिए जी, स्टैंडर्ड क्या कहता है आपको। अब हम बात करेंगे, हम किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IFRS 16 की बात कर रहे हैं, सेल एंड लीज लीजेस की, जिसमें ये सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन होने वाला है। अब IFRS 16 जो है वो कहता है सेल एंड लीज बैक जो है, सेल एंड लीज बैक, इसके अंदर आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके ऊपर जो है IFRS 15 जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ट्रीटमेंट कुछ और है, अगर नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट कुछ और है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखें, उसने आपको क्लियर मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि IFRS 15 जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है, मुझे उस साइड पे जाना है जहाँ IFRS 15 लग चुका है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं IFRS 16 में ये कहता है कि अगर IFRS 15 लग गया तो मुझे क्या करना है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे उसको देखना है कि जो लीज हुई है उसके 3 ऑप्शन मेरे पास हैं। जब यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे क्या दी जाएंगी, 3 ऑप्शन ये देगी, एक तो सेल प्राइस होगी और एक उसकी फेयर वैल्यू होगी। अब अगर उसकी सेल प्राइस जो है वो उसकी 100 रुपए है, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो भी 100 रुपए है। या उसकी जो सेल प्राइस है वो 110 रुपए है, लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपए है। या उसकी सेल प्राइस जो है वो 90 रुपए है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपए है। यहाँ देखें, यहाँ तो बात समझ में आती है, दोनों चीजें बराबर है, यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पे इशू है हमारे पास, यहाँ पे इशू है हमारे पास, भाई एक चीज जो 100 रुपए की थी उसको 110 की कैसे बेच दिया, कैसे उसको लीज बैक आपने 110 का कर लिया। या एक चीज जो 100 रुपए की थी उसको आपने कम पैसे में कैसे सेल किया, सेल प्राइस उसके 90 रुपए कैसे होगी। अब यहाँ पे देखें कि अब क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जा रहा है, क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जा रहा है। क्वेश्चन कहता है जनाब सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस जो है आपकी 1100 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी फेवरेट कितनी है, उसकी फेवरेट तो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड मुझे कहाँ ले गया, वो कहता है सेल प्राइस ज्यादा है, ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे ले आया इस वाले में। तो मुझे मुझे मैं शॉर्ट होता जा रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड के अंदर शॉर्ट होता जा रहा हूँ यार। स्टैंडर्ड में मुझे किस चीज पे जाकर फोकस करना है, तो मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले मुझे सेल एंड लीज बैक पे जाना था, मैं चला गया वहां जाकर देखा, मुझे फिर तो अगर 2 ऑप्शन नजर आई, IFRS 15 एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कहा ये क्वेश्चन में बताया हुआ हो गया, मैं इस तरफ आ गया। उसका मुझे उसके आगे फिर 3 विंडो खुल गई स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 3 विंडो खोल दी मेरे आगे कि सेल प्राइस जो है वो बराबर है, ज्यादा है या कम है। तो मैंने कहा 3 विंडो में मैं देखा, मैं कहा मैं तो इस विंडो में आ गया, मेरी सेल प्राइस जो है 1100 थी, मेरी सेल प्राइस कितनी थी, मेरी सेल प्राइस 1100 है, जबकि मेरी फेयर वैल्यू 930 है। तो इसका मतलब क्या, मैं तो इस विंडो में फाइल कर गया, तो मैं अपने आप को शॉर्ट करता जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं उसकी रिक्वायरमेंट में आता जा रहा हूँ। तो अब मुझे पता चल गया यार, मुझे तो इधर खेलना है, ठीक है जी। तो पूरे स्टैंडर्ड को मुझे नहीं देखना, मुझे तो इस चीज पे आके अब खेलना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा जो मेरी बिल्डिंग थी वो 15 साल के लिए थी, तो मैं इसका मतलब क्या, मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ 15 साल के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने तो उसको सेल दिखाया नहीं है, तो बिल्डिंग मैंने पर रखी, मैंने उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिखा दिया। मैंने क्या किया, मैं समझा कि यार ये तो ये जो है इस पे IFRS 15 लगा ही नहीं था। जब IFRS 15 नहीं लगता ना, तो फिर क्या होता है, फिर IFRS, यहाँ पे देखे ना, अगर ये IFRS 15 नहीं लगता, IFRS 15 जो है अगर नहीं लगता, तो फिर कौन सा लगता स्टैंडर्ड, IFRS 9 लगता। तो मैं इस तरफ चला गया हूँ बेसिकली, मुबीन साहब इस तरफ चले गए, वो समझे यार I15 नहीं लग रहा है इस पे IFRS 9 लगा देते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरीके से सही किया कि उन्होंने कहा I15 नहीं लगा तो IFRS 9 लगा देते, उन्होंने IFRS 9 लगा दिया इस पे। जब IFRS 9 लगाया तो वो बिल्डिंग को अपनी जगह खड़ी रहेगी, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। तो ये गलती होगी, आपको आपको बिल्डिंग को निकालना है, उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है जी। और आपने इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर लिया, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपका, वो सेल एंड लीज बैक में है, तो आप उसको उसकी एक्टिवेशन भी करनी है। लेकिन ये सारा खिचड़ी करने से पहले ना, हम देखते हैं एक्चुअल में होना क्या चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैं भी सोच रहा हूँ मुबीन ने भी कुछ नहीं किया,
मैं देखता हूँ कि एक्चुअली होना क्या चाहिए था, पहले मुझे ये पता चल जाए ना कि ये होना क्या चाहिए था, फिर मैं देखता हूँ कि उसने क्या किया और मुझे इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो बात की बातें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपके सामने स्केच बनाता हूँ कि होना क्या चाहिए था। अगर मेरे पास ये सिचुएशन होती, अगर मेरे पास एक बिल्डिंग होती, उस बिल्डिंग को मैं सेल करता, उसको मैं सेल कर देता, और उस सेल करने के बाद जो है मैं उसको लीज बैक करा लेता, तो मैं क्या करता, पहले मुझे वो आपको समझाना है। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि आप ये गैस कर सकते हो कि इसके अंदर आप उसने क्या गलती की है और उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। तो वो बहुत दो बातें जो है क्वेश्चन की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है जी, पहले हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कर क्या रहा है, का करना क्या चाह रहा है ये। तो ये करना ये सारी चाह रहा है। अब ये बात ये जो को कर रहा है वो हम क्या बात करते हैं आपसे। उसने कहा जनाब देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको तीन चीजें पता चली इसमें। इसमें आपको क्या चीजें पता चली, आपने कहा जनाब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1000 है बिल्डिंग की। उसकी जनाब जो उसने सेल किया है, उसको जो सेल प्राइस की है उसने 1100 में सेल कर दिया है। लेकिन आज की डेट में जिसकी मार्केट वैल्यू है, उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू आप कह रहे हैं या मार्केट वैल्यू कह रहे हैं, वो 930 है। ये आपका क्वेश्चन में जिसने दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इसमें पहले देखें कि इसमें जब आप लीज में जाते हैं तो लीज में आप क्या करते हैं, लीज में आपको क्या चाहिए होता है, लीज में आपको चाहिए होता है कि फे वैल्यू जो आपकी आपने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट हमने 7 साल में करनी है। ठीक है जी। तो 7 साल में जो हमने पेमेंट करनी है उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहता हूँ यार देखो, मुझे मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है, मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैंने कहा जनाब देखें, मुझे जो है 1 से लेके 7 साल तक पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, मेरा लीज रेंट कितना है, लीज रेंट मेरा 120 है, 120 मैंने पे करना है हर साल, 7 साल के लिए पे करना है। और मेरा डिस्काउंट फैक्टर क्या है, डिस्काउंट फैक्टर जो है मेरा वो 12% है। तो डिस्काउंट फैक्टर जो है उसका मैं एन्युटी फैक्टर ले लेता हूँ 1 to 7 ईयर एट द रेट ऑफ 12%। तो एन्युटी फैक्टर जो उसका आता है वो 4.712 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो प्रेजेंट वैल्यू 565.4 बनेगी। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन गई जो आपने लीज पेमेंट करनी है। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे। देखेंगे उसने कहा 120 आपकी लीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि 120 जो है आपने पे करना है इन एरियर में, और कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। तो मैंने कहा ये 7 साल के लिए मैंने पेमेंट करनी है, इसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैंने इसकी सिंपल आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की। मैंने कहा जनाब 7 साल का इसका एन्युटी फैक्टर का डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा, क्योंकि जब आपकी इंस्टॉलमेंट सेम होती है ना तो फिर एन्युटी फैक्टर लगाते हैं। अगर ये इंस्टॉलमेंट डिफरेंट होती है तो फिर मैं इसको ये 1 2 3 4 5 7 6 7 7 साल का करके 7 साल के हिसाब से डिफरेंस की वैल्यू निकालता। लेकिन क्योंकि कैश फ्लो सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें आप एन्युटी फैक्टर लगा के आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू में निकाल लिया। अब अब वो कहते हैं ना, आप प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास आ गई। वो कहता है जी इस पे उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसकी इंटरेस्ट की बात बाद में, अभी से आगे चले, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, उसने कहा जनाब कि उसने इसको एज ए लोन ट्रीट कर लिया। अब सेल एंड लीज बिट में जाता हूं मैं कहता हूं यार ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ गई। एक एसेट था मेरे पास से, एसेट चला गया जिसकी कैरिंग वैल्यू मेरी बुक वैल्यू क्या है, 1000 है। उसकी सेल प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस 1100 है। उसकी फेयर वैल्यू क्या है, 900 है। अब मैं इसके साथ एंट्री पास कर लूंगी। ठीक है, पहले मैं इसकी एंट्री पास करने लगूंगा। देखिए इसकी एंट्री क्या पास होगी। सबसे पहले मुझे क्या पता चल रहा है इसमें, मुझे ये पता चल रहा है कि जनाब एक एसिड गया है। ठीक है, जब एक एसिड गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एसिड को क्रेडिट करता हूँ टू बिल्डिंग। बिल्डिंग चलेगी मेरे पास, बिल्डिंग की बुक्स वैल्यू कितनी मेरे पास, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू जो है वो 1000 आ रही है। ठीक है जी, मेरे पास ये बुक में जो है उसको मैंने जीरो कर देना है, डीरिकॉग्नाइज कर देना है, क्योंकि वो सेल हो चुकी है, IFRS 15 पास हो चुका है, लग चुका है। जब लग चुका है तो उसको बिल्डिंग को निकालो अपनी बुक से और 1000 रुपए का उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो सब सेल किया तो मुझे सेल प्राइस क्या थी, 1100 थी। तो 1100 मुझे मेरे पास कैश आएगा, कैश या बैंक आएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1100 मेरे पास कैश या बैंक आ जाएगा। ठीक हो गया जी।
अब स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप तय कि अपनी लाइबिलिटी कितनी आई, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, वो कितनी आपकी, आपने कहा जी वो मैंने कैलकुलेट की है 5 500 565.4 मैंने कैलकुलेट की है। वो कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज की है। ठीक है, आपने कहा, आपने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान देखें इसको, आपने कहा जनाब आपकी फेयर वैल्यू कितनी है 930, तो आपको तो इतने में बेचना चाहिए, और आपने बेचा कितने में, 1100 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 170 जो है आपने ज्यादा पैसे ले लिए, ठीक है ना। वो कहता है आपने आपने ज्यादा पैसे ले लिए, आपको तो फेयर वैल्यू के हिसाब से बेचना चाहिए था, आपकी प्राइस जो आपको मिलनी चाहिए थी वो फेयर वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए, आपने ज्यादा ले लिया है। तो ये जो ज्यादा ले लिया है ये आपकी जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो एज ए लोन होगा अंडर IFRS 9 पे। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी जनरेट होगी, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टू लाइबिलिटी 170। अब 170 की भाई लाइबिलिटी है, इसको मैं यहाँ से माइनस करूंगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो है मेरी ये रह जाएगी 395.4। तो ये मिनिमम लीज पेमेंट कितनी आएगी, 395.40। तो इसका मैंने ब्रेकअप कर दिया। तो ये ट्रीटमेंट जो है मैंने एज पर IFRS 16 किया। उसने कहा कि अगर आपकी सेल प्राइस ज्यादा है, आपकी फेयर वैल्यू कम है, तो आप क्या करेंगे, आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको, आप एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है 170 है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, लोन ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये आपका लोन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जा रहा है तो इसलिए मैंने इसको लाइबिलिटी लिख दिया, तो आप इसको एज ए लोन ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हो रही है, अभी कोई इसने हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, हमने हमने लीज किया है, लीज कराया तो एसेट आएगा, एसेट आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा राइट ऑफ यूज एसेट्स। राइट ऑफ यूज एसेट आप कैलकुलेट कर लें, राइट ऑफ यूज एसेट आप कितना आएगा आपके पास, उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो इसमें आप आपने कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और उसको आप डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से। तो यहाँ पे जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो कैलकुलेट की है वो 395.4, ओके, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, उसकी कैरिंग अमाउंट है, और उसको आप डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से 930 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 425। तो 425 जो है वो आपका वैल्यू यूज आ जाएगा, जहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये फार्मूला स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड से फार्मूला में लगाया आरयू का। आरयू का फार्मूला क्या था, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इनटू कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, तो आपका आरयू आ जाएगा। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में दिया, वहीं से मैंने लगाया, तो आपका आपका आरयू भी कैलकुलेट हो गया। ठीक हो गया जी, आपकी लीज प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट भी आ गई, लीज पेमेंट भी आपकी कैलकुलेट हो गई, आपका लोन भी कैलकुलेट हो गया, और आपके एसेट भी डिक्लेराइज हो गया। अब इसमें देखें क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे, अब यहाँ पे देखें एक चीज आप देखें कि आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी है और इसका डिफरेंस कितना है, 70। ये 70 क्या है, आपकी बुक वैल्यू 1000 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, 930। इसका मतलब क्या है, 70 क्या है, जो आपका इम्पेयरमेंट हो गया, ये इम्पेयरमेंट हो गया। तो इम्पेयरमेंट को भी आप यहाँ पे एज ए लॉस बुक कर लें। आप कहें जी इम्पेयरमेंट लॉस कितना है आपका, आपका रिटेन अर्निंग में जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आपका 70 आ गया। ठीक है जी, अब आप इस एंट्री को बैलेंस कर लें, और बैलेंस करके इसका डिफरेंस का जाएगा, वो डिफरेंस आपका रिटेन अर्निंग में जाएगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा यहाँ पे, और ये बैलेंसिंग फिगर बनेगी आपकी 29.76। ये आपकी एंट्री पूरी होगी। ये था जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अभी तक हमने क्वेश्चन की तरफ नहीं गए, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन हुई है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। तो उसका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए था, हमें ये एंट्री पास करनी चाहिए थी एज पर IFRS 16। ठीक है जी,
अब इस एंट्री का इफेक्ट जो है हम अपनी बैलेंस शीट में डालते हैं। तो पहले क्या हो जाए, पहला कैश है, तो ये कैश क्या मतलब क्या है, कैश क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है जी। तो आप लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी को क्या करें, आप 1100 से कम कर लें, ठीक है जी। तो मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में मैं गया, लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला। तो लाइब्रेरी में जाके मैं क्या करूंगा, इसको 1100 से इसको मैं कम कर लूंगा लाइब्रेरी को। दूसरी एंट्री थी, दूसरी एंट्री मैंने किया ROU को मैं 425 से मजीद इंक्रीज करूंगा, ठीक है जी। तो ROU में जाके मैं 425 जो है इसमें मजीद ऐड कर देता हूँ, राइट जी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने RE को किया, यहाँ देखिए जी 70 इधर क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो 70 मेरा डेबिट है हुआ है और 29.76 जो है मेरा क्रेडिट हुआ है। तो इसका मैं नेट इफेक्ट ले लेता हूँ, इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा मेरा, इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा मेरा 40.2, 40.2। तो 40.2 से मैंने क्या किया, मैंने इसको डेबिट करना है, रिटेन अर्निंग को मैंने डेबिट करना है 40.2 से, ठीक है जी। तो रिटेन अर्निंग जो है मेरी कम हो जाएगी। तो रिटेन अर्निंग मेरी ये आ रही है, इसमें मैं क्या करूंगा, 40.2 से इसको मैं डेबिट कर लूंगा, ठीक है। मैं नेट करके कर दिया, अब अलग अलग कर ले, 70 उधर इंक्रीज कम करके 29 को डेबिट करने, बात एक ही हम नेट करके ले रहे हैं। उसके बाद जनाब लाइबिलिटीज आगे, लाइबिलिटीज में क्या है, आपकी जो है लोन है वो 170 है, 170 से आपका लोन इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको आप ये दोनों आपका लाइबिलिटी पोर्शन है, तो ये लाइबिलिटी पोर्शन कितना है आपका, ये आपका है 565.4, ठीक है जी। तो 564 से लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है, तो मैं लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेता हूँ, लाइबिलिटी में ऐड कर लेता हूँ 5, कितना था 565.4, ठीक हो गया जी। तो लाइबिलिटी में मैंने दोनों इंक्रीज कर लिया, वो एक लोन है एक, दोनों लाइबिलिटी क्योंकि हेडिंग ये सेम है, तो दोनों को ऐड करके आप उधर ले जाएं। अब बिल्डिंग जो है आपका क्रेडिट हो गया 1000 से, तो बिल्डिंग का आपका ये आ रहा है, तो बिल्डिंग को मैं 1000 से जो है वो कम कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अब उसने क्या किया, अब यहाँ पे हम आते हैं, ये तो काम था जो हमने करना था, हमने कर लिया, जो उसने नहीं किया था, उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग को तो उसने डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं, उसने कहा जो बिल्डिंग है तो वहीं पे पड़ी हुई है। तो जब बिल्डिंग वहीं पे पड़ी हुई है तो उन्होंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी, तो डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग की है उसने चार्ज की होगी, वो कैसे चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग उसने क्या किया होगा, उसने कहा होगा 1000 उसकी बुक वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, उसकी क्या है 15 जो है उस पर उसकी लाइफ है, और वो हाफ ईयर है, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर गया, तो ये आपका आ गया 33.33, ठीक है जी। 33.33 जो आ गया, इसकी एंट्री पास कर ले आप, इसकी एंट्री क्या पास की होगी उसने, उसने कहा होगा डेबिट डेबिट और P&L क्रेडिट, तो आप उसको रिवर्स कर लें, आप पीपी को जो है वो क्रेडिट किया होगा उसको आप डेबिट कर लें, और टू रिटेन अर्निंग को जो है आपका आप उसको क्रेडिट कर दें 33.33 से। इसका मतलब क्या, पीपी जो आपका इंक्रीज हो जाएगा और रिटेन अर्निंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पीपी पे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 33.33, ठीक है जी। और मैं आपकी रिटेन अर्निंग जो है उसको भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ +33.33, ठीक हो गया जी। तो आपकी रिटेन अर्निंग भी बढ़ गई और आपका जो है वो पीपी बढ़ गया, ये एंट्री आ गई आपकी, ये एंट्री उसने की, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसने बिल्डिंग को जो है वो डिरिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो जब डिरिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो इस पीरियड की जो हाफ ईयर की जो है वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेगा, मैंने डेप्रिसिएशन रिवर्स कर ली। अच्छा जी, अब आप देखें जी, ये जो आपका आपकी लाइबिलिटी है, ये जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट है, इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है आपको, इस पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे ना, आपकी लाइबिलिटी है, तो इस पे आप इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, इस पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो 11% है, इसका 11% आप कैलकुलेट करें तो वो बनता है आपका 31.1। तो इसके आप इंटरेस्ट की एंट्री पास कर ले, इसके इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इस इंटरेस्ट की एंट्री आप क्या होगी, यहाँ पे ये एंट्री नंबर 3 है, 2 है, ये एंट्री नंबर 3 है। एंट्री नंबर 3 क्या होगी, आप इंटरेस्ट में क्या करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे 31.1 से, और आप क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी को, अभी हमने पेबल दिखाना है इसको 31.1, तो आपकी लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी और आपकी रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो जाएगी। तो रिटेन अर्निंग को मैं डिक्रीज कर लेता हूँ 31.1 से, और लाइबिलिटी को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ +31.1, एक लाइबिलिटी इंक्रीज एक लाइबिलिटी डिक्रीज, डबलिटी पूरी हो गई, ठीक हो गया जी। इंटरेस्ट की एंट्री पे आ गई,
उसके बाद जनाब इसने क्या किया, आपने इसने क्या किया, इसने इसको लोन तस्वर कर लिया। उसने कहा जो हमारी जो सेल हुई है बेसिकली इसके सेल, उसने उसको लोन ले लिया, ठीक है जी, उसने उसको एज ए लोन ट्रीट कर लिया, ठीक है। और उस लोन को हमने रिवर्स किया, उस लोन को जो है इसने ट्रीट किया, उसने कहा ये जो लाइबिलिटी है बेसिक वाला लोन है, उस लोन पे इंटरेस्ट देगा वो, उसने इंटरेस्ट बुक किया होगा, तो इंटरेस्ट जो है उसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। जो इसमें लोन था जो हमने अभी रिवर्स किया लोन 1100, देखे ना यहाँ पे, ये जो लोन था हमने ये रिवर्स किया ना लोन, ये वाला 1100, इस पे इंटरेस्ट उसने बुक किया होगा, इस पे इंटरेस्ट की तरह बनेगा, तो जो इंटरेस्ट बुक होगा उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे हम, ठीक है जी। तो एंट्री क्या रिवर्स होगी, लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी और रिटेन अर्निंग को जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस तो था ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 1100 इंटू 11% इंटू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 60.50, 60.50। तो 60.50 से क्या होगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका रिटेन अर्निंग जो है वो भी कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी को हम कम कर लेते हैं 16.50 से, तो यहाँ पे हम जमा करते हैं 60.50, ठीक है जी, इसको हमने कम किया और रिटेन अर्निंग जो है वो आपकी वो 60.50 से इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं 60.50, ठीक हो गया जी। तो ये एंट्री भी आपकी आ गई। अब आपकी एंट्री आ गई, डेप्रिसिएशन भी हो गई, इंटरेस्ट भी हो गया। अब आपका जनाब आगे इसमें रह के गया, सालों हो गया 30.3 चीजें तो ठीक है, ये एंट्री हमने पूरी पास कर दी, इनकॉर्पोरेट कर दी, वन नंबर एंट्री, एंट्री नंबर 1 हमने इनकॉर्पोरेट कर दी, उसके बाद हमने एंट्री नंबर 2 भी इनकॉर्पोरेट कर दी, एंट्री नंबर 3 भी हो गई, चौथी हो गई, इसमें क्या रह गया 13.4 रह गया, 13.4 क्या था, हाँ अच्छा जी हाँ। अब हमने जो आर ले लिया है, उस आर यू जो है उसकी डेप्रिसिएशन आएगी ना, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें आप, वो कितना आपने लिया, आपने कहा जी आर की डेप्रिसिएशन चार्ज में चार्ज करनी है, तो रिटेन अर्निंग जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका आर यू, जो आपका पीपी में पड़ा या आर यू में पड़ा वो क्रेडिट हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका, आपने कहा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है इसकी, आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, आपने कहा आर यू कितना मेरे पास 425 है, डिवाइड बाई 7 ईयर के लिए और ये हाफ ईयर के लिए है, तो ये हो जाएगा 30.40, तो ये 30.40 क्या रिटर्न अर्निंग को कम करेगा, रिटर्न अर्निंग में ये कम ऐड कर लो 30.40, और आपका जो है आर जो है वो आपका वो आर जो है वो भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आर में क्या करूंगा मैं जाके, यहाँ पे मैं 30 पॉइंट माइनस कर लूंगा 30.4, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गई जनाब। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पहले आपने क्या किया, पहली एंट्री जो है आपने पास की एज पर योर स्टैंडर्ड, ठीक है, उसकी सारी वर्किंग मैंने आपको बता दी कैसे की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जो उसने लोन ले लिया था लोन को रिवर्स कर दिया हमने, जो लोन को हमने रिवर्स कर दिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट था उसको रिवर्स कर दिया, जो नया लोन आया उस पर इंटरेस्ट दिया वो ऐड कर दिया, और जो आर है उसकी डेप्रिसिएशन डाल दी, और जो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा जो एडजस्टमेंट थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। कहता हूँ अक्टूबर 1 2000 WL entered into a contract with PL to supply 50 units of specialized machines at a cost of 600 million। उसने कहा जी उसको उसने सप्लाई करनी है मशीनरी, कितने पे करनी है उसने 600 पे, तो उसमें उसका जो रेवेन्यू होगा वो क्या उसका 600 टोटल होगा और उसका 50 यूनिट है उसके, ठीक है जी, 5 का 30 12 120, ठीक हो गया जी। 15 यूनिट सप्लाई में टोटल कंसिडरेशन 600 में इसको डिवाइड किया तो यही आ गया, ठीक हो गया जी 120। और आपका अच्छा एक बाद में करता हूँ, 1 मिनट मैं इसको जरा बाद में करता हूँ। तो आपका पर यूनिट आ गया, द मशीन विल बी डिलीवर्ड a lot of 25 at the end of 6 months, PL has paid
10% non-refundable considerations advance, while the remaining consideration will be paid in equal installment only after delivery of each lot एंड नॉट बिफोर। वो कहता है ये बड़ा ध्यान में रखिएगा कि वो पेमेंट कब करेगा, वो डिलीवरी ऑफ द लॉट पे करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। अप टू द एंड ऑफ द 31 दिसंबर WL मैन्युफैक्चर 50 यूनिट्स एंड द मशीन एट कॉस्ट 20 मिलियन। वो कहता है ये मशीन 50 यूनिट हुए इसमें, तो इसको मैं 15 यूनिट्स की जो मैं सेल प्राइस निकालता हूँ तो 180 मिलियन आ जाती है। ठीक है जी, तो ये आपकी सेल प्राइस है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल जो इसके लगी है वो आपकी 120 मिलियन लगी है ऑन 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद वो कहते हैं जनाब द सेल टीम WL हैज वर्क आउट द ऑब्टेनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट सिंस 2021 एंड स्पेंड इंक्रीमेंटल 50 मिलियन। वो कहता है 50 मिलियन जो है उसने इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगाई है इसमें। और उसके बाद वो कहता है जनाब कि 20% जो है वो उसने बोनस दिया है। उसके बाद वो क्या कहता है आपको, कहता है since the machine was special in nature, revenue and receivables of 15 units of manufacturing has been normalized without adjusting the amount from the advance received. Further, the sale team cost 35 million has been recorded as contract, which would be taken profit loss account completely. अब वो बात ही आपसे कर रहा है। देखिए इसमें 3 कॉस्ट आपके पास आई, 4 कॉस्ट आई। एक आपके पास जो है वो उसकी सेल प्राइस है, एक उसके पास 120 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर 15 मिलियन जो है आपका, 15 मिलियन जो है वो आपकी कमीशन है स्टाफ को दिया, और 20 मिलियन क्या है वो आपको बोनस दिया। ठीक है जी, तो बोनस आपको दिया 20 मिलियन। अब इन्हीं कॉस्टों में हमने खेला, ये मिलाकर 35 मिलियन बन गया। ये आपको दी गई है। अब इसमें ये क्वेश्चन कौन सा, ये आपका IFRS 15 से क्वेश्चन आया है। इसमें हुआ क्या, सिंपल आप इसको देखें कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि उसने क्या किया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि हम आपको जो है वो 50 यूनिट देंगे, उसमें से जो है 15 यूनिट जो है अभी हमें 25 यूनिट की एक लॉट होगी, उस 25 यूनिट की जब प्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे आपको हैंडओवर करेंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट करेगा। तो पेमेंट कब होनी है, पेमेंट आपको साइड बाय साइड नहीं होनी। तो ये कौन सा केस है, ये पॉइंट इन टाइम का है, पॉइंट इन टाइम। ये डिलीवरी जब होगी तभी पेमेंट मिलेगी आपकी, तो इसको आप ओवर द टाइम बुक नहीं कर सकते। उसने क्या किया, उसने ओवर द टाइम बुक कर लिया हुआ, तो हम इसको पॉइंटेड टाइम में लेके आएंगे। पॉइंटेड टाइम में क्या होता है, जिस टाइम डिलीवरी होगी तभी सेल बुक होगी, अदरवाइज सेल बुक नहीं होगी। उसने सेल बुक कर ली, सेल की उसकी सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, उसकी सेल जो है रिवर्स करेंगे। तो सेल वो कैसे बुक करता है, वो रिसीवेबल बुक करता है। तो इसकी पहले हम सेल की रिवर्स की एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री में क्या पास करूंगा, मैं कहूंगा इसको एंट्री नंबर 1 जो होगी, मैं इसकी सेल रिवर्स कर दूंगा। जब सेल इसकी रिवर्स होगी तो रिटेन अर्निंग क्योंकि क्रेडिट हो गया होगा रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल जो है मेरे, अकाउंट रिसीवेबल जो है 180 मिलियन से मेरे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल की जो एंट्री पास की होगी उसने उसमें क्या होगा, मैं वापस कॉस्ट ऑफ सेल में जाए इन्वेंट्री में चीज लेके आऊंगा, इन्वेंट्री में 120 ले आऊंगा, और कहां से निकालूंगा उसको, मैं इसको रिटेन अर्निंग से निकाल दूंगा। मैं कहूंगा ये जो P&L में बुक कर लीजिए रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग से भी निकालो, अभी कॉस्ट ऑफ सेल मेरी पूरी नहीं हुई है, और इसको आप इन्वेंट्री में डेबिट कर लो। और इसी तरह अब बात करते हैं 2 चीजों की। अगले 2 चीजें कौन सी है इसके अंदर, वो कहता है 2 चीजें हैं। एक इसमें जो है वो 15 मिलियन की कॉस्ट है, और एक 20 मिलियन की कॉस्ट है। इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको आप छोड़ दें, वो आपका एसेट बनेगा। जो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने P&L को चार्ज करना है। ठीक हो गया जी। उसने क्या किया उसने क्या किया, उसने 35 मिल गया। फर्दर द सेल टीम कॉस्ट 35 बिलियन हैज बीन रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कहता है ये उसने एसेट बना दिया, इसको आप P&L में ले जाओ। तो क्या मुझे 30 मिलियन 35 बिलियन P&L में लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस क्या है। ऐसी कॉस्ट जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रही है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको आप एसेट बनाएंगे। और जो कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, वो कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट को आप क्या करेंगे, उस कॉस्ट को आप P&L में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 2 कॉस्ट है, एक 15 मिलियन है। 15 मिलियन क्या कॉस्ट है, उसको दोबारा पढ़ते हैं क्या कहता है 15 मिलियन का। वो कह रहा है जनाब द सेल्स टीम वुड वर्किंग ऑन द ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट सिंस 2021 से काम कर रही है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉस्ट आ रही है, नहीं, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी। तो इस कॉस्ट को जो है जाकर मैं P&L में चार्ज करूंगा। बाकी जो बोनस दिया, बोनस क्यों दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे विन हो गया था, विन होने के बाद मैंने कॉस्टिंग कर दिया। अगर वो बोनस मुझे नहीं मिलता, मैं कॉन्ट्रैक्ट विन नहीं करता, मैं 20 मिलियन पे नहीं करता।
तो 20 मिलियन जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रही है, लेकिन जो 15 मिलियन कॉस्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हो रही, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता तो ये कॉस्ट मुझे करनी पड़ती। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 15 मिलियन को जो है वो सीधा पीएनएल को चार्ज कर दूंगा। तीसरी एंट्री क्या आएगी, मैं रिटेन अर्निंग को डेबिट करूंगा और मैं क्रेडिट कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो 15 मिलियन में वहां से निकाल दूंगा। अब ये आपके 3 एंट्रीज पास हो गई है, जिसमें इतनी सी है कि आपने अपनी एंट्रीज को रिवर्स कर लेनी है। इन एंट्रीज को जो है हम अभी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पहले क्या है, रिटेन अर्निंग को आप क्या करते हैं, 180 से आपने क्रेडिट करना है, फिर आपने रिटेन अर्निंग को 120 से क्रेडिट डेबिट करना है और 15 में से आपने डेबिट करना है। ठीक है जी। तो रिटेन अर्निंग जो है मैं कम हो रही है 180 से और इंक्रीज हो रही है 120 से और फिर डिक्रीज हो रही है 15 से। तो मैं रिटेन अर्निंग में जाके मैं क्या करता हूँ, ठीक है जी। तो रिटेन अर्निंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले सॉरी इसको पेन चेंज कर देते हैं ताकि पता लगे दूसरी एंट्री है। तो मैंने कहा कि रिटेन अर्निंग जो है वो 180 से जो है वो कम हो गई है, अभी रेवेन्यू मैंने बुक नहीं करना। फिर मैंने कहा रिटेन अर्निंग जो है वो 15 से कम हो गई है, मुझे एक्सपेंस आउट करना है। और फिर फाइनली मैंने क्या किया, मैंने कहा 120 से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है जी। उधर से मैंने क्या किया, मैंने कहा जी इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई है। इन्वेंट्री आपकी कितने से इंक्रीज हो गई है, 120 से इंक्रीज हो गई है, 120 ऐड कर दो। रिसीवेबल जो है मेरे वो इंक्रीज डिक्रीज हो गए 180 से, मैंने सेल की एंट्री रिवर्स कर दिया है तो इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ। और फाइनली जो है मेरा करंट एसेट जो है वो 15 से जो है वो क्रेडिट हो गए, तो मैं इसको 15 से क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं जरा मेरी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसका टोटल लगाता हूँ। टोटल लगाइए आप इसका, ठीक है जी, टोटल लगाते हैं जिसका, मैं साथ साथ चेक भी करता हूँ कोई चीज़ है तो नहीं गई है। तो पहला आपका आता है जनाब 5600 जमा 1000 माइनस माइनस 1000 माइनस 33, तो ये आपका आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4633.33। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका आया जनाब आर यू एस एस में 425 ऐड किया और तीसरे चार माइनस किया, तो ये आपका आ गया 1634.83। ठीक है जी। उसके बाद आपका जनाब आया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपके मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया आपका। उसके बाद जनाब आपका रिटेन 2000 आपका ऐसी बार आ जाएगा। ठीक है जी। आपके जो एसेट्स हैं 120 आप ऐड करेंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 1260। ठीक हो गया जी। 180 माइनस होगा इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 780, और ये 700 में माइनस होगा तो आपका 355। इसका टोटल आपका आ जाएगा 8663.1। यहाँ जहाँ पे रिटेन अर्निंग में आप आए इसमें हमने आपने देखेंगे क्या क्या लाइब्रेरी में देख, लाइब्रेरी में क्या 2910 में ऐड होगा 105 134 1000 माइनस हो गया 60.5 माइनस हो गया, और इसमें आपका ये जब ऐड हो गया इसका टोटल हो जाएगा आपका 3502.15। अब रिटेन अर्निंग आ गया, रिटेन अर्निंग में जनाब आपने क्या किया, आपने 58 किया 134.8 माइनस किया 33.3, इसमें प्लस हो गया 30.4, इसमें माइनस हो गया 3.4, ये हो गया 60.5 इसमें आ गया 31.1 इसमें आ गया। उसके बाद 40.4 माइनस 40.2 माइनस हुआ 40.2 हो गया, ये आ गया माइनस हो गया 15 माइनस हो गया और 180 और 20 ये आपका टोटल आ जाएगा जनाब 2982.31, और टोटल आपका इसका मैच कर जाएगा 663.1। तो जनाब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट जी। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, बी पार्ट में कुछ नहीं है, वो सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसको उसका एक्शन कैसे लेगा। राइट जी। तो इसका तकरीबन हमने जो है इसके 45 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके 5 क्वेश्चन टोटल इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी यहाँ पे इसको वाइड अप करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर जो एक्स्ट्रा लेक्चर करेंगे उसमें उसमें इसको हम जो है इससे आगे लेके चलेंगे जितना भी होगा।
ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कोई क्वेरीज वगैरह होंगे तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मुझे। बताइएगा कैसा लगा आपको ये हमने जो सॉल्यूशन की है इसकी, आपको समझ आया? तो इसको मजीद अगर आप चाहेंगे तो मजीद भी हम इसको एलिब्रेट कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 जो है हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।